आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ना, उसमें एक ही चैप्टर में, एक ही वीडियो में दो ऐसी चीज़ें मुझे मिली जो रेडिकली अनएक्सपेक्टेड खाली नहीं, समथिंग अनइमेजिनेबल है मेरे लिए, जो मैं खुद नहीं सोच सकता था। इसको समझने के बाद मुझे वैसी फीलिंग आई जैसे जिनोका के बाद आई थी कि काश मैं दुनिया को चीख चीख के समझा सकूं। तो मैंने डॉक्टर रिम्पी को बिठाया, उनको मैंने थोड़ा सा पढ़ाया, तो फिर वो बोर हो गई, फिर मैंने बंद कर दिया। फिर थोड़ा बहुत मस्ती करने के बाद उनको मैंने क्यूरियस किया इस टॉपिक के लिए। मैंने उनसे कहा कि दुनिया में हर एक प्रॉब्लम नई होती है, हर एक इंसान नया होता है, हर एक ज़िंदगी नई होती है, लेकिन फिर भी हम लोगों को पता नहीं क्यों सॉल्यूशंस पुराने चाहिए। कोई कितना भी परेशान हो पैसे को लेकर, उसकी लाइफ अलग है, बाकियों से अलग है, फिर भी जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम पुराना सॉल्यूशन खोजते हैं। किसी और को देखते हैं और हमको लगता है वैसे लाइफ हमारे पास हो जाए, उतना पैसा हमारे पास आ जाए तो हम खुश हो जाएंगे। तो आज का टॉपिक का नाम है द व्यू बैक डाउन द माउंटेन, द रीजन्स वी सप्लाई फॉर आवर एक्सपेरिमेंटल सक्सेसेस। द व्यू बैक डाउन द माउंटेन, द रीजन्स वी सप्लाई फॉर एक्सपेरिमेंटल सक्सेसेस। और मुझे लगता नहीं कि ये वीडियो आज एक दिन में कंप्लीट हो पाएगा, बिकॉज़ मैं बहुत स्लोली चलना चाहता हूँ। बिकॉज़ मुझे पता है कि इसमें दो तीन चीज़ें तो ऐसी हैं जो बहुत ही मुश्किल है। जैसे एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन है, उनको उनकी डिस्कवरी के लिए फील्ड्स मेडल मिला था, विच इज़ लाइक अ नोबेल प्राइज़ इन मैथमेटिक्स। तो जिस चीज़ पर उन्होंने रिसर्च किया था और जो सॉल्यूशन था वो सब मेरे ऊपर से बाउंसर गया, लेकिन फिर भी वो एक एग्जाम्पल की तरह समझेंगे। बट ये वो उस टाइप का टॉपिक है जो हमारे इंट्यूटिव माइंड के लिए आसान नहीं है, और ये उस टाइप का टॉपिक है जिसमें अगर हमको लाइफ टाइम याद रह जाए, हमेशा के लिए याद रह जाए, तो फ्रस्ट्रेशन हमको टच नहीं कर पाएगी। तो शुरू करें। हम जब पीछे की तरफ देखेंगे, एक पहाड़ी पर चढ़ गए हैं और पीछे की तरफ देखेंगे, तो हम अपने आप को रीजंस देते हैं, वजह देते हैं, कारण देते हैं सक्सेस का। ये है आज का टॉपिक। सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टॉपिक की शुरुआत मैंने कैसे की। मैं अब नया एक सीरीज़ चालू करने वाला हूँ रमण महर्षि के ऊपर। हमने उनकी बायोग्राफी कवर कर दी है। अब एक और बुक है आर्थर ऑसबॉर्न की, जिसका नाम है द टीचिंग्स ऑफ रमण महर्षि। तो उसमें भी उन्होंने एकदम शुरुआत में वो इंसिडेंस शेयर किया जिसमें रमण महर्षि को 16-17 साल की उम्र में उनको मरने जैसा हुआ। तो फिर वो लेट गए और फिर वो मर गए, फिजिकली बॉडी उनकी डेड हो गई, फिर वापस आए। इतना मैंने पढ़ा तो मुझे लगा यार रुको, फिर से मेरे ऊपर वही इल्यूजन काम कर रहा है, वही भ्रम काम कर रहा है। कौन सा? कि ये स्पेशल आदमी है, रमण महर्षि तो बहुत स्पेशल आदमी हैं, इनके साथ ये हो गया, मेरे साथ ये चीज़ नहीं हो सकता। तो फिर मैंने उस बुक को वहीं बंद कर दिया। पढ़ूंगा मैं बाद में। फिर मैं वापस आ गया इस टॉपिक पर। इसको समझने के लिए आपको एक इमेजिनेशन करनी पड़ेगी कि आप एक बहुत बड़े माउंटेन के ऊपर चढ़ने जा रहे हैं। इमेजिन यू आर क्लाइंबिंग अ लार्ज माउंटेन दैट हैज़ नेवर बीन क्लाइंब्ड बिफोर। और ये पहाड़ पहले कोई नहीं चढ़ा है, आपसे पहले कोई गया नहीं उस पर। फ्रॉम द बॉटम इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेल विच स्लोप्स आर पैसेबल। आप नीचे से ये नहीं बता सकते कि कौन कौन से स्लोप्स पर आप वॉक कर सकते हैं, कोई जा सकता है कि नहीं जा सकता, नीचे से देख के नहीं बता सकते। बिकॉज मच ऑफ द टेरेन इज़ हिडन बिहाइंड द लोअर फुट हिल्स। क्योंकि उसका ज़्यादातर जो टेरेन है वो आपकी आँखों से ओझल है,
छुपा हुआ है। योर क्लाइंब इन्वॉल्व्स अ ग्रेट डील ऑफ ट्रायल एंड एरर। ध्यान रखिएगा, ये खाली पहाड़ी की बात नहीं चल रही है, ये आपकी लाइफ की बात भी चल रही है, क्योंकि हम सब अपनी लाइफ का पहाड़ कौन सी बार चढ़ रहे हैं? कितनी बार चढ़ चुके हैं? अभी तो पहली बार चढ़ रहे हैं। और जो कुछ भी आगे आने वाला है, क्या दिख रहा है आपको? पता नहीं है। तो आपकी लाइफ में, मतलब आपके इस पहाड़ की चढ़ाई में ढेर सारे होंगे ट्रायल्स एंड एरर, कोशिशें होंगी, गलतियां होंगी, ठीक करेंगे। रूट्स आर ट्राइड एंड अबंडेंट। बहुत से ऐसे रास्ते होंगे जो कि पहले लोगों ने ट्राई किए हैं, उसके बाद छोड़ दिए हैं। देयर इज़ अ फ्रीक्वेंट बैक ट्रैकिंग एंड ट्रैवर्सिंग। और बहुत बहुत बार बार लोगों ने बैक ट्रैकिंग की है, गए वापस आए, फिर गए, फिर वापस आए। और ट्रैवर्सिंग, और बहुत से ऐसे रास्ते थे जिस पे लोग गए और काफ़ी आगे गए। मैं चाहता हूँ आप इसको अपनी लाइफ के साथ इमेजिन करें। ढेर सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, कुछ क्लैरिटीज़ होती हैं। किसी किसी को देख के लगता है यस यही मुझे भी करना है, फिर कुछ दिन बाद लगता है ये नहीं करना है, फिर कुछ दिन बाद लगता है नहीं यही करना है। Many of the decisions you take may be based on little other than instinct or good fortune. मैं श्रीश से बता रहा था ये चीज़ कि अभी तक जो आपने किया है, ज़्यादातर डिसीजंस आपने लिए हैं इंस्टिंक्ट से और गुड फॉर्च्यून से। मतलब मन में आ गया भैया जो ठीक लगा वही किया। इंस्टिंक्ट मतलब हमारे अंदर का जो जानवर है, जिसको सर्दी में जब बहुत सर्दी लगती है तो खांसी आती है तो उसको लगता है कि अभी गर्म चीज़ खा लें। जब पेट फूल जाता है, मतलब पेट एकदम दर्द करता है तो मन करता है कुछ न खाएं। ये हमारी इंस्टिंक्ट है जो हमसे बताती है कि ये चीज़ करने से हम ठीक रहेंगे। तो अभी तक आपने जो कुछ भी डिसीजन लिया है वो सब किससे लिया? इंस्टिंक्ट से और गुड फॉर्च्यून से, किस्मत से। भाई अगर कोई अच्छी चीज़ हो गई तो किस्मत से। मुझे लगता है यहाँ पर जितने बच्चे भी अंग्रेज़ी सीखे हैं वो सब तो गुड फॉर्च्यून से सीखे। कोई सोच समझ करके तो नहीं सीखा कि मुझे इंग्लैंड जाना है, किसी अंग्रेज़ लड़की से शादी करनी तो पहले से अंग्रेज़ी सीख लूँ। जर्मन सीख रहे हैं आप। बट इवेंचुअली यू डू मेक इट टू द समिट, और अल्टीमेटली आप इस पहाड़ी पे चढ़ जाते हैं। एंड वंस यू आर देयर द आइडियल रूट इज़ एपरेंट। और एक बार आप उस पहाड़ी पे चढ़ गए तो जो सबसे सही रास्ता था वो आपको दिख गया, क्योंकि आप चढ़े हैं ना। आप जिस रास्ते चढ़े उसी रास्ते से आपको उतरना भी है। बहुत बार किसी इसको अपने पास रख लो। जैसे मान लो कोई राइटर ने कोई चीज़ सीखी है, उसको राइटिंग आती है, लेकिन अगर पूछो कि क्या करना चाहिए तो वो हेल्प नहीं कर पाता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी हेल्प करते हैं लोग। इंटरव्यू देंगे और बताएंगे कि मैं तो जो मुझे ठीक लगता है मैं करता हूँ, अपने पैशन को फॉलो करो, किसी की मत सुनो। और कोई कहेगा नहीं भाई पुरानी फिल्मों को देखो, उनसे सीखो। ढेर सारे लोग चाहे कितना भी नहीं जानते कैसे हेल्प करना है फिर भी हेल्प करते हैं। लेकिन फिर वहाँ हमारा कंफर्मेशन बायस काम करता है कि जो मुझे चाहिए वो मैं इकट्ठा करूँगा। अभी सब्र रखिए, सब्र रखिए। यहाँ पर दो चीज़ें ऐसी हैं आज जो मुझे लगता है कि हमने रेडिकली इंट्यूटिवली अपने आप से सोच नहीं सकते थे अभी। हाँ, अभी क्या लाइफ में ही। और आज सुनने के बाद भी जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा था ना, तो मैं, जैसे कृष्णमूर्ति बोलते हैं, जब व्हेन यू से गॉड, गॉड इज दैट वर्ड, गॉड इज नॉट गॉड। गॉड वर्ड खाली रिप्रेजेंट करता है गॉड को। जैसे वाटर इज़ नॉट वाटर, शब्द पानी प्यास नहीं बुझाता। ऐसे ही इस टीचिंग को जब मैंने पढ़ा मुझे कुछ समझ में आया, वर्ड्स नहीं याद थे। अब मुझे वो चीज़ समझ में आ गई है। वर्ड्स मैंने बाद में खोज के पढ़ा, समझा। तो मैं चाहता हूँ आप सब्र रखें, बिकॉज जो कुछ भी मेरे बोलने पर आपके मन में बातें आएंगी वो सब बातें हैं। समझ इससे और ज़्यादा सटल है, होपफुली वो ट्रांसफ़र हो जाए। व्यू बैक डाउन द माउंटेन द रीजन्स वी सप्लाई फॉर आवर एक्सपेरिमेंटल सक्सेस। तो आप चढ़ गए पहाड़ी पर
और उसके बाद आप अपने आने वाले लोगों को, जो नए माउंटेनियर्स हैं, जैसे मैं अपनी लाइफ की पहाड़ी पे चढ़ गया और मैं आपको सलाह दूं, देखो शादी ऐसे करनी चाहिए, स्पिरिचुअल इनलाइटेंड ऐसे होना चाहिए, नौकरी के लिए ऐसे तैयारी करनी चाहिए, ऐसे ही आप भी अब पहाड़ी पे चढ़ गए तो आप लोगों को बताएंगे कि देखो सबसे अच्छा रास्ता ये है। You can look down and see what would have been the best path to have taken and that now becomes the standard route। अब आप नीचे पहाड़ी के देखेंगे और आप बोलेंगे यार सबसे अच्छा रास्ता ये होना चाहिए, और अब ये बन जाता है स्टैंडर्ड रूट। स्टैंडर्ड रूट मतलब अब यहीं से ही सब जाएंगे। अब ये हाईवे हो गया है, सब यहीं से जाएंगे, यही सबको करना चाहिए। जैसे हमारे ज़माने में स्टैंडर्ड रूट था IIT PMT, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, और थोड़ा इंटेलिजेंट है तो IAS PCS बन जाए। When you describe the route you took to your mountaineering friends, you pretend it was the route you took all along। और जब आप अपने दोस्तों को बताते हैं, when you describe the route you took to your mountaineering friends, आप अपने दोस्तों से बताते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि आपने डिसाइड किया कि मैं BCA करूँगा, फिर MCA करूँगा, फिर आगे जाके जो भी करूँगा, तो आप बताते हैं you pretend it was the route you took all along। आपको लगता है कि ये रास्ता मैंने पहले लिया, उसके बाद फिर ये लिया, फिर ये लिया, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप उनको बताते हैं। इसमें खास वर्ड यूज़ किया गया है प्रिटेंड, झूठ होता है इसमें। आप दिखाते हैं कि आपने पूरा रास्ता यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे आए। विथ बेनिफिट्स ऑफ हाइंडसाइट, अब आपके पास एक मेमोरी है जो पास्ट को देखती है और आप बोलती रुको रुको, वो रास्ता मैंने नहीं लिया, वो गलत था, मैंने ये रास्ता लिया। With benefits of hindsight, you declare that you simply chose the route through good judgment। आपके पास हाइंडसाइट है तो आप जानते हैं, आप बोलते हैं कि यार नहीं नहीं, ये मेरी सोच समझ थी, बुद्धि थी, इसलिए मैंने वो चीज़ ली थी। लेकिन सच पूछिए तो क्या वो था, क्या वो आपका गुड जजमेंट इंटेलिजेंस थी? इज दिस अ लाई? जब आपसे कोई पूछता है कि यार तुम इतनी सक्सेसफुल कैसे हुए, और आप उसको बताते हो रास्ता, तो क्या वो झूठ है? आप जिस रास्ते से पहाड़ी पे चढ़े हो, आप देख रहे हो कैसे चढ़े और फिर दुनिया को गाइड कर रहे हो, तो क्या ये झूठ है? सबका अलग था। जब सबका अलग है तो बता क्यों रहे हो? सबके में अलग डिफिकल्टी। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को रमण महर्षि जैसे लोगों की लाइफ पढ़नी नहीं चाहिए क्योंकि वो झूठ है। देखिए, इस जो मैंने बात कही आपसे, मैंने आपसे कहा कि जब कोई आदमी पहाड़ी पे चढ़ता है या लाइफ में कहीं पर पहुंचता है और दूसरों को गाइड करता है, तो उसके पास एक हाइंड साइट का फ़ायदा है, एडवांटेज है, और उस हाइंड साइड की वजह से बहुत कुछ खतरा होता है। उसको समझाना है मुझे आपको। इज़ दिस अ लाई? वेल येस एंड नो। तो ये जो बात है ना, जो आदमी कहता है कि ऐसे ऐसे मैंने किया और ऐसे ऐसे मैं पहुंचा, ये दोनों चीज़ें हैं, सच भी है और झूठ भी है। शिरीष, आप पूछते हैं ना मैं कैसे अपनी लाइफ में वो परफेक्ट चीज़ पा जाऊँ, पैशन पा जाऊँ, काम पा जाऊँ, ये उसके लिए ही आंसर है। जब भी आप किसी और से गाइडेंस लोगे, जो लेना ही पड़ेगा, आप मेंटरशिप लोगे किसी से, तो जो उससे मेंटरशिप मिलेगी उसमें दोनों चीज़ें हैं, सच भी है और झूठ भी है। इट मे बी दैट द कोर्स ऑफ योर क्लाइंब, इन द कोर्स ऑफ योर क्लाइंब यू डिड एंड अप वेरियस टाइम्स कवरिंग मोस्ट और ऑल ऑफ द ऑप्टिमल रूट्स। ऐसा हो सकता है कि कई बार आप जब ऊपर चढ़ रहे थे, आपने बहुत बार टाइम्स कवरिंग मोस्ट और ऑल ऑफ द ऑप्टिमल रूट। ऑप्टिमल रूट मतलब हाँ, आपने इस पूरे रास्ते में जो सबसे अच्छा रास्ता था जो आपको दिखा वो आपने लिया। What you say is also true in so far as it confirms that there is a navigable pathway to the top। आप जब किसी से बताते हो कि ऐसे ऐसे में आया, इसका मतलब आप ये भी कंफर्म कर रहे हो कि पहाड़ी पे चढ़ने का एक नेविगेबल पाथ है, मतलब आप फिगर आउट कर सकते हो, एक रास्ता है जिस पे आप आराम से चल सकते हो। हम लोग की दिक्कत एक ये भी है कि हम लोग को लगता है यार मुझे ये काम करना है, लेकिन मैं ये काम करने का कोई तरीका नहीं है। एक ध्रुव राठी है, वो वीडियो बनाता है, लेकिन उस टाइप का वीडियो बनाना इम्पॉसिबल है। या अनंत अंबानी या मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है, वो बिज़नेस चालू कर रहे हैं, और वो रास्ता मेरे पास है ही नहीं, वो रास्ता है ही नहीं दुनिया में।
तो जब कोई आदमी आपको कुछ बताता है कहीं पहुंचने का रास्ता, तो वो आपको बताता है कि हाँ एक नेविगेबल पाथवे है टॉप तक पहुंचने के लिए, तभी तो पहुंचा है। इसी स्टेटमेंट में हम इसको भी जोड़ेंगे ना कि अगर मैं कहता हूँ कि मुझे वैसा काम करना है और मैं सीख सकता हूँ, हाँ, इसी में आएगा। which you did not know for sure when you first attempted the climb। और जब आपने पहली बार शुरू किया था, आपको नहीं पता था कि एक नेविगेबल पाथ है, जब मैं जहाँ जिससे मैं पहुँचूंगा, लेकिन एक पाथ है, आपको शुरू में नहीं पता, लेकिन एक रास्ता है। समझ में आ रही सबको मेरी बात? अच्छा। एंड द रूट यू डिस्क्राइब डज एग्जिस्ट। और जो रास्ता आप दूसरों को बताते हो, जिसके ज़रिए आप पहुँचे हो, वो है भी, तभी तो आप पहुँचे हो। सो इन दैट सेंस योर डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लाइंब इज़ परफेक्टली एक्यूरेट। इसलिए जब किसी को बताते हो कि भैया नीचे से ऊपर आने का एक रास्ता है, तो वो डिस्क्रिप्शन रास्ते का परफेक्टली एक्यूरेट है, उसमें कोई झूठ नहीं। झूठ किसी और चीज़ में है। देयर इज़ इन वन रिस्पेक्ट इट इज़ मॉन्स्ट्रस लाई। एक तरीके से ये पूरी बात गलत है, बिकॉज इट कंप्लीटली मिसरिप्रेजेंट्स द प्रोसेस बाय विच यू प्रोग्रेस टू द टॉप। रास्ता तो है, ऊपर तक का क्लियर है, लेकिन जो प्रोसेस है ऊपर तक पहुंचने का, वो झूठ है। क्योंकि जब आप किसी को बताते हो, देखो यार लाइफ मेरी भी बहुत मुश्किल थी, लेकिन मैंने पहले ये किया, उसके बाद जब मेरे पास 2 ऑप्शन आए तो मैंने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया, उसके बाद मुझे 3 ऑप्शन आए थे तो मैंने ये वाला चूज़ किया। इसमें रास्ता तो सब ठीक है, लेकिन चॉइस करने का जो ऑप्शन था उसमें आपने एक झूठ बोल दिया, और वो भी इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं था। आपके पास हाइंडसाइट का, पीछे देख करके लाइफ की ढेर सारी चीज़ें पता थी पहले से। देखिए, इट पेज एन अनड्यू ट्रिब्यूट टू रैशनल डिसीजन मेकिंग, ऑप्टिमाइजेशन एंड सीक्वेंशियल लॉजिक। 3 चीज़ें हैं, पहले मैं उसका मतलब आपको चाहता हूँ कि आप बताएं, आपको समझ में आता है कि नहीं। रैशनल डिसीजन मेकिंग ये क्या होता है? सोच समझ के कुछ फैसला लेना। आपके सामने सलाद पड़ा है और आपके सामने घी से लदालद या पिज़्ज़ा पड़ा हुआ है, मैदा और ऑयल से, तो उसमें आप क्या खाएंगे? आप सैलेड खाएंगे। कम से कम आप बोल रहे हैं खाएंगे जो खाएंगे तो देखा जाएगा। तो ये कौन सा डिसीजन है? नहीं, मतलब बोलना रैशनल डिसीजन, खाना अपना हाँ, ये जो डिसीजन है ये आप इरैशनल डिसीजन ले रहे हैं। आपको पता है सही डिसीजन क्या है, तो जो सही डिसीजन होता है उसको बोलते हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग। और एक वर्ड है ऑप्टिमाइजेशन, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ऑप्टिमाइजेशन वो क्या होता है? कि कम कॉस्ट में आप किसी तरह काम को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसको बोलते, एफिशिएंसी। इसको हिंदी में बोलते हैं इष्टमतीकरण। इष्टमतीकरण, और इसको इंग्लिश में समझाते हैं मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ। कम से कम संसाधन से ज़्यादा फ़ायदा उठाना। और तीसरा है सीक्वेंशियल लॉजिक। सीक्वेंशियल लॉजिक मतलब एक सीक्वेंस में जैसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। बिल्कुल। देखो, जब तुम वहाँ जाओगे, जैसे तुमने ज्वाइन किया जॉब, तो सबसे पहले 1 महीने को तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, फिर तुम्हारा बॉस है तो उससे तुमको एक दोस्ती बनानी होगी। उसके बाद आपको पहले 1 साल में अप्रेंटिसशिप करना होगा, बेसिक सीखना होगा। उसके बाद 2nd ईयर में तुम्हें एक अच्छी टीम दे दी जाएगी, उसमें काम अच्छे से कर दोगे। फिर 3rd ईयर में तुमको एक और बड़ी टीम मिल जाएगी, और इस तरह से करते करते तुम CEO बन जाओगे। और शुरू में आप एक छोटी कंपनी के CEO रहोगे, बाद में एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO रहोगे, फिर एप्पल कंपनी आपको बोलेगी आपके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, फिर वहाँ पहुँच जाओगे। तो ये रास्ता है, इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल लॉजिक। तो जब भी आप किसी को या कोई आपको बताता है सक्सेस का रास्ता, तो वो ये 3 चीज़ें ऐड कर देता है। उसको देख करके लगता है कि उसके सारे डिसीजन थे रैशनल डिसीजन मेकिंग, उसने ऑप्टिमाइजेशन किया है, हमेशा सही कम से कम खर्चे में अपनी एनर्जी, पैसा, रुपया सब कुछ कम से कम खर्च किया, और तीसरा सब कुछ सीक्वेंशियल लॉजिक में किया। ये उसका बातचीत हमको समझाता है प्रोसेस के बारे में। इसलिए हम दूसरों को देखते हैं, बोलते हैं यार ये आदमी के लिए ऐसा हो गया, मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा है? जबकि प्रोसेस में क्या था? ये 3 चीज़ थी।
ट्रायल एंड एरर, गुड इंस्टिंक्ट एंड लक। चाहे शादी के लिए हो, चाहे एनलाइटेंड होने के लिए, चाहे आप वो नहीं वो सर्वाइवरशिप बायस। कैसे? अब दूसरों को देख के मतलब उनकी लाइफ देख के फैसिनेट होकर डिसीजंस ले रहे हो। नहीं, अभी उस दूसरे की बात नहीं चल रही है। अभी जब हम किसी और से पूछते हैं बात कि भाई आपने इतना पैसा कैसे कमाया, जैसे वो फिल्म थी आपकी फादर वाली, बाप बेटे वाली, इसमें बेटा छोटा सा था, परस्यूट्स ऑफ हैप्पीनेस। हाँ। उसमें वो जो बाप था अपने बेटे के साथ कहीं जा रहा, नहीं अकेले जा रहा था, उसने देखा किसी आदमी के पास फेरारी कार थी। बोलता है यार तू क्या करता है, तेरे पास फेरारी कार है, मुझे भी वही करना है। तो बोलता है मैं तो ट्रेडिंग करता हूँ। इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ। हाँ, बस चला गया। तो जब कोई आदमी आपको बताता है कि ये करना चाहिए, तो उसको जब हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि यार अच्छा ये सीधा सपाट रास्ता है। तो रास्ता तो है, सही है, लेकिन उस रास्ते पर चलने का जो प्रोसेस है उसमें होता है ढेर सारा ट्रायल एंड एरर। मैं आपसे कहूँगा एक डॉक्टर बन करके आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी, सक्सेसफुल रिच ज़िंदगी जी सकते हो, लेकिन डॉक्टर बनने का रास्ता तो ठीक है, आपको पढ़ाई करनी होगी, कंपटीशन का एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद कॉलेज में जाना पड़ेगा, लेकिन वो प्रोसेस, तैयारी और डॉक्टरी, उसके बाद पेशेंट, उसमें इज्जत बेइज्जती, रातों को जगना और ढेर सारी चीज़ करना, वो प्रोसेस जो है उसमें होता है ट्रायल एंड एरर। ढेर सारा बार आप कोशिश करोगे, फेल होगे, कोशिश करोगे, फेल होगे, और उसमें होता है गुड इंस्टिंक्ट। आप समझदार हो, आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर मुझे ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, और लक। ये तीन फैक्टर्स आपके प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है सक्सेस के। अगर किसी इंसान को ये लगता है कि नहीं वो अपनी किस्मत से सक्सेसफुल नहीं हुआ है, उसने सब मेहनत किया है, उसकी वजह से हुआ है, तो आदमी पागल है, वो आदमी देख नहीं पा रहा है सच्चाई को। लेकिन बात यहाँ कंप्लीट नहीं हुई है, इसको थोड़ा समझिए अभी। एज आई राइट दिस, अ टीवी डिटेक्टिव ड्रामा इज प्लेइंग ऑन द टेलीविजन। ऑथर कहते हैं जब मैं आपको ये सब बातें लिख के बता रहा हूँ तो मेरे आँख के सामने एक टीवी का ड्रामा चल रहा है जिसमें कि डिटेक्टिव सीरियल चल रहा है। वैभव के लिए अच्छी चीज़ है ये। इन विच एग्जैक्टली द सेम सॉर्ट ऑफ सेलेक्टिव एडिटिंग इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एप्रीहेंशन ऑफ द मर्डरर। और जब भी आप कोई टीवी का देखते हैं, डिटेक्टिव सीरीज़ देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? भाई मुझे मत बता दिया तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो हमेशा ख़ास तौर से डिटेक्टिव सीरीज़ में सेलेक्टिव एडिटिंग की जाती है। सेलेक्टिव एडिटिंग मतलब जानबूझ के ये पीछे का लास्ट पहले डिसाइड कर लेते हैं कि देखो इसने इसका खून किया और इसको मर्डर बनाने के लिए आपको ये 4-5 सीन दिखाना होगा पहले ही। जैसे अगर मान लो हीरो ने हीरोइन को मारा है तो हीरोइन का हीरो से पहले क्यों दुश्मनी थी, फिर उसने क्यों बेइज्जती की थी, ऐसे 3-4 सीन डाल देंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ डालना पड़ता है, 1 or 2 रेड हेरिंग्स, RED रेड, HERRINGS रेड हेरिंग्स मतलब डाइवर्जन्स। 2-3 डाइवर्जन्स डालने पड़ते हैं। अगर आपको सस्पेंस मूवी बनानी है और लोगों को कंफ्यूज करना है तो ढेर सारा नहीं, 2-3 कंफ्यूजिंग पॉइंट डालो। किसी एक आदमी को ऐसा बना दोगे जो हमेशा घूर रहा है लड़की को, और आपको लगेगा कि यार ये भी मार सकता है, ये ड्रग्स भी लेता है, इसको पैसे की ज़रूरत भी है। जैसे जो वो केस था जिसमें वो लोग अंदर से लोग मारे थे, लेकिन कहानी थी कि बाहर से कोई आके मार के गया उस औरत को। हाँ, बदला सभी सीरीज़ में ऐसे ही होता है, सब में यही होता है। सिंपल सी आज मुझे मालूम पड़ गया, अब मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं कोई सस्पेंस मूवी। उसमें एक होता है मर्डर को सेलेक्टिव एडिटिंग। अभी सुनिए ये पॉइंट सुनो वैभव। However, in neither are the long hours of wasted legwork and time spent in pursuit of unrewarding lines of inquiry ever shown. जब कोई फिल्म देखते हैं आप तो उसमें लंबी लंबी बातचीत नहीं डाली जाती। हमारे यहाँ पिछले 2-4 सालों में कोई चोरी हुई है? यहाँ पे यहाँ तो नहीं हुई, बम्बई में हुई थी, हमारे घर में चोरी हुई थी। हमारे घर में लिटरली चोरी हुई थी। मैं 10th का रिज़ल्ट निकला और हम लोग इलाहाबाद में थे। रिज़ल्ट निकलने के जब निकलता उसके 1-2 दिन पहले हम लोग जाने वाले थे, डेट जब मालूम पड़ जाती, लेकिन जाना पड़ा पहले ही क्योंकि हमारे घर का ताला तोड़ करके चोरी हुई थी। और बड़ा चोर बड़ा अजीब था, उसने आस पड़ोस के सबके घर को बंद कर दिया था, कुंडी लगा दी थी। हम लोग जा कर के FIR करके आए। उस समय तो छोटा था मैं नहीं गया, पापा मम्मी गए थे।
आज तक चोर पकड़ा नहीं गया। जब रियल लाइफ में कोई दुर्घटना होती है तो बहुत कम बार वो सॉल्व होता है। एक और बार चोरी हुई थी हमारे घर में, वो घड़ी चोरी हुई थी पापा की। जैसे ये भाई साहब मेरे सब महंगा महंगा पेन और चले जाते हैं, बोलते हैं मेरे बाप का ही तो है, मैं यूज़ करूँगा तो क्या गड़बड़ है। और मैंने भी ऐसे अपने पापा का घड़ी, एक बड़ा महंगा सा घड़ी था, 20 साल की नौकरी पर मिला था, मैंने अपने पहनना शुरू कर दिया। पापा तो वेस्ट करते हैं, और फिर एक दिन गायब हो गया वो, आज तक नहीं मिला वो। जो रियल लाइफ की चोरियाँ होती हैं उसमें वो सॉल्व नहीं होती, उसकी कहानी ठीक वैसी होती है जैसे आपकी वो फिल्म थी जो बच्ची का मर्डर हो गया था नोएडा में। तलाश नहीं, तलवार। हाँ, तलवार। फिल्मों में तो हो जाता है, वहाँ सीबीआई थी, वो भी शायद कर लेती होगी। बहुत बार तो वो होता है, बोलता है एक आदमी के कोई एक आदमी किसी का कुत्ता खो गया था तो पुलिस पकड़ के लाई हाथी, और हाथी क्या बोल रहा था? भाव 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 भाव। यही होता है, समझे? नहीं समझे? हाथी को मार मार कर उसके मुंह से बुलवा दिया कि मैं ही कुत्ता हूँ, कि जब मैंने बोला है ना ये चोर है तो यही चोर है। रियल लाइफ में सुनिए क्या कहते हैं, एल्फ्रेड हिचकॉक क्या कहते हैं? कौन है ये एल्फ्रेड हिचकॉक? अरे बहुत, जिन्होंने साइको बनाई है, साइको अच्छा। करके एक फिल्म है। अच्छा, वो कहते हैं ड्रामा इज जस्ट रियल लाइफ विद द बोरिंग बिट्स एडिटेड आउट। ड्रामा मतलब रियल लाइफ जिसमें से कि बोरिंग बिट्स निकाल दो। अब देखो, 3 दिन पहले हमारे घर में एक बहुत खूबसूरत सीन हुआ था। एक बहुत प्यारी सुकुमार कोकिल कंठी लड़की, एक एनलाइटेंड मास्टर और उसकी इंटेलिजेंट वाइफ के साथ में कुछ मधुर मधुर तीखे तीखे शब्दों के ज़रिए 2 दिन तक कजिया किया था। कजिया समझते हैं? हाँ, फाइट। कजिया वो वाली फ़ाइट होती है जो शराबी और ऐसे लोग लड़ाई करते हैं जो सबसे निरीह होते। कुत्ते और कुत्ते जो लड़ते हैं वैसी लड़ाई होती है। ऐसी लड़ाई हमारे इस पीसफुल एनलाइटेंड हाउस में हुआ था। विलन। हाँ, और हमारे भाई साहब आ करके ये क्या बोलते हैं, सब ड्रामा छोड़ दीजिए, मुझे खाली वही एक ड्रामा चाहिए, फिर से मुझे दिखाओ लड़ाई करके। हाँ, एल्फ्रेड हिचकॉक कहते हैं ड्रामा इज़ जस्ट रियल लाइफ विथ द बोरिंग बिट्स एडिटेड आउट। जब किसी फिल्म को देखते हैं तो वो ड्रामा है, तो ड्रामा क्या होता है? बोरिंग चीजें रिलेट कर दी। रियल लाइफ ही होती है, लेकिन उसमें से बोरिंग चीज़ें निकाल दो। तो आपने बहुत अच्छा फिल्मों के बारे में बताया। एल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्में, पता नहीं, इनग्लोरियस गालियों वाली फिल्म है जो आप देखेंगे। बास्टर्ड ग्रुप था। हाँ, इनग्लोरियस गालियों वाली फिल्म है, और इस तरह की ढेर सारी चीज़ों को। बट बदकिस्मती से रियल लाइफ है। रियल लाइफ क्या है? रियल लाइफ है। और अगर इसमें आपको पहाड़ी चढ़नी होगी तो बोरिंग स्टफ़ भी होगा। और इसमें 3 चीज़ें आपको चाहिए होंगी, इनको याद रखिएगा। कौन कौन सी 3 चीज़ें? नहीं, लो, रैशनल डिसीजन तो आप अभी हाँ, रैशनल डिसीजन नहीं चाहिए होगा आपको। क्या चाहिए होगा? ट्रायल एरर, गुड इंस्टिंक्ट और लक। अगर ये 3 चीज़ नहीं मिला आपको ज़िंदगी में तो आप कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिसको ये नहीं पता होता वो हमेशा बेस्ट चाहता है, वो हमेशा लॉजिक लगाता है। अच्छा, अब सुनिए भाई, वी कॉन्स्टेंटली राइट द पास्ट टू फॉर्म अ नैरेटिव विच कट्स आउट द नॉन क्रिटिकल पॉइंट्स। हम लोग जितनी ज़िंदगी जी चुके हैं उस ज़िंदगी में से अपने पास्ट के बारे में बनाते हैं नैरेटिव। नैरेटिव मतलब ये हुआ मेरे साथ। जैसे श्रीश के हिसाब से वो निकम्मा लड़का है। जब उसके मन में ये बात आती है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ बाप के लिए, मैं निकम्मा हूँ। गरिमा के हिसाब से मैं एक करोड़पति बाप की बेटी हूँ, मुझे सब कुछ मिलना चाहिए। अमन के हिसाब से जो कुछ भी ज़िंदगी ने दिया है एकदम गरीब बना के दे दिया उसको, अभी उसके पास कुछ है नहीं। और वैभव के हिसाब से, वैभव का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। वो किसी तरह से एक घर में सरवाइव कर ले रहे हैं, खाना पीना मिल रहा है, उनको छत मिल रहा है, एसी मिल रहा है बस, और इससे बड़ा चीज़ कोई हो ही नहीं सकता भगवान का। ये सब हमारी क्या है? ये सब हमारी क्या है? नैरेटिव। और इस नैरेटिव को बनाते समय हमने क्या किया है? वी कट आउट नॉन क्रिटिकल पॉइंट्स। मतलब
जो मेन चीजें घटना में नॉन क्रिटिकल। अच्छा मेन तो रखते हैं, उस दिन की लड़ाई, वो वाला प्यार, वो जो मेरे साथ खराब अच्छा हुआ था, वो सब रखते हैं। नॉन क्रिटिकल पॉइंट्स हटाते हैं। ये ऐसा ही हो गया कि हम आँख रखें, नाक रखें, जीभ होठ रखें, ये गाल निकाल दे, क्योंकि यहाँ से कुछ काम होता ही नहीं, हड्डी निकाल दे। तो मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे कोई एंटी फ्रेजाइल मूवमेंट हुआ लाइफ का, हम उसको रखते नहीं है बल्कि हटा देते हैं। नहीं, हटाते नहीं है, कुछ और करते हैं। सुनिए, एंड विच रिप्लेसेस लक एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट्स विथ कॉन्शियस इंटेंट। जब हम पास्ट को एडिट करते हैं, कट करते हैं, कचरा हटाते हैं, मतलब नॉन क्रिटिकल, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ हटाते हैं, तो वहाँ पर एक्चुअली लक था और वहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट्स थे। उसको हटाकर हम क्या डाल देते हैं? कॉन्शियस इंटेंट। मतलब नहीं पता। देखिए, हमने पढ़ा था थिंक स्ट्रेट की एक सीरीज़ में कि ये दुनिया जो है हैंगिंग बाई थ्रेड कर रही है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, और वो छोटी छोटी चीज़ें किस्मत से होती हैं। आप आज फिल्मों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसके पीछे कौन सा रैशनल थॉट था आपका? किस्मत से हुआ। आप एडिटिंग कर रहे हैं, इसमें कौन सा प्लान्ड कुछ नहीं था, ये किस्मत से था। लेकिन जब आप किसी को बताएंगे तो आप बोलेंगे 12th पास किया, मैंने BBA किया, BCA किया, और फिर मेरा इंटरेस्ट आ गया फिल्म मेकिंग में और मैंने फिल्म मेकिंग चालू कर दी। और अगर आप फिल्म मेकिंग नहीं करते, कुछ और करते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं, बोले यार बीच का टाइम बेकार था, मैंने कुछ टाइम ऐसे ही टाइम पास करने के लिए फिल्मों के बारे में स्टडी किया, बट उसके बाद मुझे अकल आ गई और मैंने BCA के बाद MCA किया, PhD की, और फिर मैं गूगल में लग गया। तो जब भी हम पास्ट के बारे में किसी के मुंह से सुनते हैं तो उसने भी यही गलती की है, अनइम्पॉर्टेंट नॉन क्रिटिकल चीज़ को एडिट कर दिया, जिसमें कि क्या था? लक था और गुड इंटेंट, रैंडम इंटेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। जब भी हम कोई चीज़ करते हैं और हमको पता नहीं है कि वो काम करेगा या नहीं करेगा, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। आपने रैंडम इंटेंट कहा था? गुड कॉन्शियस इंटेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंटेशंस कहा था। रैंडम तो एक्सपेरिमेंट में ही होगा। आपने एक किताब ट्राई की, नहीं अच्छी लगी, दूसरी किताब ट्राई की। तो हम जो क्रिटिकल पॉइंट्स जहाँ पर डालने चाहिए, नॉन क्रिटिकल पॉइंट को हटा करके हम रैंडम एक्सपेरिमेंट्स डाल देते हैं। हम जब भी एक अपने मन में कहानी बताते हैं अपने आप को या किसी और को कि मैं क्यों सक्सेसफुल हुआ या क्यों फेल हो रहा हूँ, तो मैं अपने आप को एक नैरेटिव देता हूँ कि मेरी ज़िंदगी झंड है, मैं कुछ नहीं कर पाया। तो उसमें आपने जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे उनको पकड़ा, बीच के नॉन क्रिटिकल पॉइंट्स हटा दिए, तो आपको पता चल गया कि आपकी लाइफ झंड थी। या तो आप किसी को बड़ा इंस्पायर कर रहे हैं, आपको बुलाया गया है, टेड टॉक पे बुलाया गया है, जोश टॉक पे बुलाया गया है, आप दुनिया को इंस्पायर कर रहे हैं, तो भी आपने सब नॉन क्रिटिकल पॉइंट को हटा दिया। आपने बड़ी बड़ी घटनाएं बताई कि यार इस समय मैंने ये डिसीजन लिया, ये सही थी, तुम्हें भी लेना चाहिए, जबकि वो डिसीजन मैंने क्यों लिया था? किस्मत से। एक तुक्का था, नहीं काम करता तो कोई और तरीके से काम करता मैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि लाइफ में आपको चाहिए रैंडम एक्सपेरिमेंटेशन एंड लॉट्स ऑफ लक, लेकिन उसको आप याद ही नहीं रखते। लॉट्स ऑफ लक का मतलब ये है, अगर मैं तो कोशिश करूंगा, भगवान ने चाहा तब होगा, तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था ये 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। जब भी आप फेल हो, आपको लगे कि आप फेल हो रहे हैं या आपको लगे कि बहुत अच्छा चल रहा है आपके साथ, तो वो किस्मत से हो रहा है और आपकी रैंडम एक्सपेरिमेंटेशन से हो रहा है, और उसमें रिस्क भी है। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो रिस्क भी रहेगा। फॉर इंस्टेंस बोल रहे हैं, हमारे एक दोस्त थे, उसने एक घर खरीदा, बड़ा अच्छा सा घर लिया। कई साल बाद जब मैंने उसको पूछा, यार तुमने इतना अच्छा घर यहाँ पर एकदम बीच मार्केट में लिया, और तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि ये लोकेलिटी इतनी ग्रो होगी? तो उसने कहा कि मुझे शुरू से मालूम पड़ गया था कि अगर मैं मैकडोनल्ड के पास घर लूँगा तो फिर मेरा घर का वैल्यू बढ़ जाएगा, और मैकडोनल्ड तो बहुत बड़ी ब्रांड है, तो अपने आप में वो लोकेलिटी भी इम्प्रूव होगी। फिर जब ऑथर ने और उस बंदे ने दोनों ने बैठ करके टाइमलाइन देखा, तो मैकडोनल्ड उसके घर खरीदने के 2 साल बाद आया था। फॉर्च्यून टेलर होगा वो। नहीं, भूल गया उसको। हाँ, उसने
उसने मन में बायस ऐसे आज है 2024, 2034 तक अगर कोई मुझसे पूछे कि आपने आवास विकास में मकान क्यों लिया, सबसे मेन सिटी के अंदर, मैं भूल जाऊंगा नोटबंदी की वजह से लिया। नोटबंदी की वजह से ये पूरा लोकेलिटी, सब किसी के पास पैसा था ही नहीं। हमारे पास अपना बैंक पे रखा हुआ था जो सैलरी थी, उससे हमने ज़मीन ले ली क्योंकि इसका रेट गिर गया था, आधा हो गया था रेट। और ठीक ऐसे ही ये भी प्लॉट था। तो जब हम पास्ट को देखते हैं तो हम किसको हटा देते हैं? नॉन क्रिटिकल पॉइंट्स हटा देते हैं, मतलब किस्मत की बात को हटा देते हैं। अच्छा सुनिए, और लक को बेटा देता है। आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट वी ट्राई टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स कम्प्लीटली एट रैंडम। ऑथर कहते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स रैंडम तरीके से सॉल्व करिए, बुद्धि लगाइए मत, लॉजिक लगाइए मत, with no plans as to where you want to go, and nor do I mean that data and rational judgments play no part in our deliberation। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भाई सूझबूझ से, अकल से कुछ काम नहीं करना चाहिए, बट आई एम कमिंग अप विथ एनीथिंग जेन्युइनली न्यू। ऑथर कह रहे हैं मैं कुछ भी जो भी कह रहा हूँ बहुत नई बात है। अनकॉन्शियस इंस्टिंक्ट, लक and simple random experiments play far greater part in problem solving process than we ever admit। जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को, आपकी चाहे करियर की प्रॉब्लम है, पढ़ाई की प्रॉब्लम है, आपकी शादी की या करियर की, या आपकी करियर किसी की भी करियर की प्रॉब्लम हो, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हो, ये सब प्रॉब्लम ही है। अगर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आपका अनकॉन्शियस इंस्टिंक्ट मतलब अपने बिना सोचे समझे कुछ भी हो गया। देखिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेकर के गरिमा को मैं हेल्प करना चाहता हूँ और मैं अपने आप को भी हेल्प करना चाहता हूँ। अगर मुझे किसी घटना में बहुत ज़ोरों से गुस्सा आया है तो वो मेरा अनकॉन्शियस है, लेकिन वो मेरा अनकॉन्शियस है और मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर मैंने अनकॉन्शियसली कोई सपना देखा कि मैं किसी का मर्डर कर रहा हूँ तो वो अनकॉन्शियस है, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो किसका अनकॉन्शियस है? वो मेरा ही है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा? जितना आप कॉन्शियस के ऊपर काम करेंगे उतना आपका अनकॉन्शियस ठीक होगा। जितना आप कॉन्शियसली अपने आप को पोलाइट करते हैं, हम्बल करते हैं, रॉन्ग वर्ड्स, रॉन्ग इमोशंस का यूज़ नहीं करते हैं, उतना ही आपके अनकॉन्शियस में भी जाता है। तो जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो एक तरफ आपको हेल्प करेगा अनकॉन्शियस इंस्टिंक्ट, दूसरा होगा लक और तीसरा होगा रैंडम एक्सपेरिमेंटेशन। इसलिए कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, कर्म को छोड़ ही नहीं सकते। अगर कोई आदमी सोचता है मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आराम करूंगा, वो भी आदमी कर्म कर रहा है। आराम कर रहा है तो कर्म हो रहा है, उसका एक रिजल्ट बनेगा। तो कह रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन तीनों का ज्यादा बड़ा रोल होता है। आई यूज टू फील बैड अबाउट प्रेजेंटिंग आइडियाज एज दो दे वर द प्रोडक्ट ऑफ प्योर इंडक्टिव नॉलेज लॉजिक अंटिल आई रियलाइज दैट इन रियलिटी एवरीथिंग इन लाइफ वर्क्स दिस वे। आई यूज टू फील बैड अबाउट प्रेजेंटिंग आइडियाज एज दो दे वर द प्रोडक्ट ऑफ प्योर इंडक्टिव लॉजिक। ऑथर बोलते हैं मैं मार्केटिंग ब्रांडिंग में काम करता हूँ और बहुत बार मैं अजीबोगरीब आइडियाज़ को बताने में मुझे बड़ी शर्म आती थी, क्योंकि अजीबोगरीब आइडियाज़ के पीछे लॉजिक नहीं दे सकते थे। लेकिन बाद में मुझे पता चला लॉजिक से तो इसमें काम ही नहीं होता। प्रॉब्लम सॉल्विंग में लॉजिक बहुत कम काम करता है। सुनिए, अंटिल आई रियलाइज्ड दैट इन रियलिटी एवरीथिंग इन लाइफ वर्क्स दिस वे, बिजनेस, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, इवन इन साइंस। एक चीज़ होती है नेचुरल सिलेक्शन। क्या नेचुरल सिलेक्शन? ये क्या होता है? जो बेस्ट है उसको रखें। ये कौन करता है नेचुरल सिलेक्शन? ये मतलब नेचर अपने आप। हाँ, ये नेचर करती है। हाँ, नेचर करती है। तो नेचर को कैसे मालूम पड़ा कौन सी चीज़ बेस्ट है? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। नेचर ने किसी को बनाया, किसी को पतला, किसी को बनाया गोरा, किसी को बनाया काला, किसी को बनाया काला, किसी को गोरा, किसी की आँख नीली, किसी की कान बड़े। अब जो चीज़ सरवाइव कर जाएगी नेचर में उसको नेचर रखता है, वो तो जीन पूल का हिस्सा रहेगा। इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। इसमें कोई नेचर का कॉन्शियस इंटेंट नहीं है कि ये वाली क्वालिटी मुझे रखनी है। जैसे हम लोग करते हैं ना कि बॉस मुझे ना
आज एक वीडियो मैंने मम्मी को दिखाया, ऊपर लिखा हुआ था जब आप बूढ़े हो रहे हैं, मतलब 30-40 साल के हो गए हैं और फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो आप क्या बोलते हैं? अमिताभ बच्चन बोल रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड से, क्या बोल रहे थे? मेरे पास टाइम नहीं है, जो काम बाकियों ने 25 साल में किया है मुझे 1 साल में करना है। वो त्रिशूल फिल्म का डायलॉग है, उसमें फटाफट फटाफट अमीर बन रहे हैं वो। हम लोग को भी फटाफट फटाफट, एक को गूगल में नौकरी चाहिए, एक को इंसेप्शन बनानी है, इसको तो इस साल इनलाइटन होकर के खूबसूरत लड़की से, या तो इनलाइटन होना है तो खूबसूरत लड़की से शादी करनी है, उसको शीश को टॉप बनना है, टॉप करना है, वो भी किसी तरह से एनलाइटेंड वेंटेंड कुछ होना है उसको भी। और गरिमा को तो भाई अपना ड्रीम लाइफ चाहिए, हैप्पी एवरी डे हैप्पी रहना है ना, तुमने ये बताया था। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये मैं आप सबके नहीं अपने बारे में बोल रहा हूँ। जब मेरा भी माइंड फ्यूचर के बारे में सोचता है तो पहले एंड सोचता है कि मुझे यहाँ पर पहुँचना है। आप सोच लीजिए एंड, लाइफ नहीं सोचती। लाइफ पहले से नहीं सोचती है कि मुझे ये क्वालिटीज़ रखनी है अपनी स्पीसीज़ में। लाइफ करती है नेचुरल सिलेक्शन, वो कुछ क्वालिटीज़ डालती है, देखती है सर्वाइव कर रहा है तो चलेगा, नहीं कर रहा है तो हटाओ। वो इंसानों के साथ, जीव जंतुओं के साथ इतनी क्रूड है जितना क्रूड हो सकती है। जैसे आप सब्जी के साथ होते हैं, खाने के साथ होते हैं, सड़ गया फेंक दो। आप ही थोड़ी बोलते हो कि नहीं यार ये बड़े मन से बनाया था, सड़ गया फिर भी खाऊंगा। तो नेचर में भी कोई इंटेंशन, कॉन्शियस इंटेंशन, क्या कौन सा गरिमा ने बोला था, रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं होता है कि ये चीज़ सही, ये चीज़ होना चाहिए, ये गलत है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। इवन अब सबसे मुश्किल पार्ट था, इसके लिए मैंने अलग से भैया आप लोगों के लिए खोजा था, मैथमेटिक्स, जो कि सबसे प्रिसाइज साइंस है। इन मैथमेटिक्स इट सीम्स एक्सेप्ट दैट द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी इज नॉट द सेम एज प्रोसेस ऑफ जस्टिफिकेशन। देखिए, मैथमेटिक्स अपने आप में बहुत सी डिस्कवरीज करती है, खोजें करती है। तो हर जगह पर एक तो होता है डिस्कवरी, आपकी प्रॉब्लम है, उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप डिस्कवर करेंगे सोल्यूशन, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। आज आप सब खोज रहे हैं कि मेरा पैशन क्या है, पैशन क्या है। अब वैभव को थोड़ा थोड़ा लगता है कि मेरा फिल्म मेकिंग पैशन है, तो एक प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी है। पढ़ पढ़ के उसको लग रहा है कि मेरी पैशन है, ये प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी है। और एक होता है प्रोसेस ऑफ जस्टिफिकेशन। जब आप कुछ करते हैं फिर आप बताते हैं कि क्यों ये चीज़ मेरी पैशन है। एक तो हो गया डिस्कवरी, कैसे आप अपने पैशन को डिस्कवर करते हैं, कैसे किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को खोजते हैं। और एक होता है प्रोसेस ऑफ जस्टिफिकेशन। अब ये बोलेंगे, मान लीजिए मैं इनसे पूछूं कि आपको सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है? हाँ, मेरा पैशन है। कैसे पता? क्योंकि मैंने ये सब प्रॉब्लम सॉल्व किया है, क्योंकि मैंने इस तरह से कोड लिखे हैं, मेरी खूब तारीफ हुई। अभी आपको समझ में आएगा, बहुत आसान टॉपिक, बहुत आसानी चीज़ है, बट आपको दिमाग में दो चीज़ें अलग अलग रखनी है, प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी एंड प्रोसेस ऑफ जस्टिफिकेशन। प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी समझ में आई? क्या होता है? डिस्कवर करना, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिस्कवर करना। लेकिन मुझे लगता है प्रोसेस ऑफ जस्टिफिकेशन समझ में नहीं आया होगा। नहीं आया ना? मैं बताऊं, प्रोसेस ऑफ जस्टिफिकेशन मतलब जिन जिन लोग को मैं सुनता हूँ वो लोग अपनी जिंदगी जो जस्टिफाई कर रहे हैं, जो दूसरों को सुना रहे हैं कि मैं ऐसे ऐसे करके आया हूँ, वो जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं है। वो बल्कि इधर आप आए हैं अपने ट्रायल एंड एरर से, गुड इंस्टिंक्ट से और लक से, ये नहीं बताते हैं। वो बताते हैं कि मैंने रैशनल डिसीजन मेकिंग करी, ऑप्टिमाइजेशन किया, सीक्वेंशियल लॉजिक लगाया, ये। देखिए, प्रोसेस ऑफ जस्टिफिकेशन क्या होता है इसको थोड़ा सा समझिए। मैंने खरीदी अपनी एक कार, कोई अच्छी सी कार खरीद ली, डस्टर खरीद ली, ईऑन खरीद ली, कुछ खरीद लिया। क्यों खरीदा? भाई मुझे पसंद आई। लेकिन अगर ये बोलूँगा तो बोलेंगे अच्छा जो मन में आया कर लिया, नहीं, उसके बाद फिर मैं जस्टिफाई करूँगा, इसकी माइलेज अच्छी है, ये सस्ती है, और इस समय मार्केट में इसका रेट भी अच्छा है। इस तरह से मैं 4, 5, 10 पॉइंट रखूँगा ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि क्यों वो काम मैंने किया है। तो एक होता है प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, जब आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजेंगे। जैसे इनको एक लड़की पसंद आई, उसके साथ घूम रहे और ये नहीं बता पा रहे हैं कि इनको पसंद है वो लड़की, बट ये जस्टिफाई कैसे करते हैं? अरे वो मुझे समझती है, वो फ्रेंड है, वो बेचारी, उसको मेरी हेल्प चाहिए होती है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप सबको लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को डिस्कवर करना होगा, वो अलग ही खेल है। और अगर आप इस प्रोसेस ऑफ जस्टिफिकेशन के चक्कर में पड़े रहे तो आप कभी डिस्कवर नहीं कर पाएंगे।
ये सेकेंड पार्ट है, वो फर्स्ट पार्ट है। ये ऐसा है जैसे कि आपको एक बीमारी का इलाज खोजना है और अगर आप जस्टिफिकेशन में घुस गए तो आप बोलेंगे नहीं नहीं यही दवाई है, इसी से खाओ, और दवाई काम नहीं कर रहा है। आपकी प्रॉब्लम है, आप एक बीमार आदमी और उस बीमारी का आप इलाज खोज रहे हैं, आपके पास उसका इलाज नहीं है, तो जाके दुकान में बोलते हैं भैया इसका इलाज क्या है, दुकान वाला बोलता है ये मेरे पास दवाई पड़ी है, यही इलाज है, और वो क्या है, कॉम्बिफ्लेम है या कोई एंटीबायोटिक है, आप उसको खाए पड़े। यही पूरी दुनिया में हो रहा है। जिस डॉक्टर को किसी बीमारी का इलाज नहीं पता वो उसको वही दवाइयाँ देता है जो उसके पास है। आज मैंने फ़ोन किया एक बंदे को फ़ोन किया कि मेरे पास मेरा ये ख़राब हो गया है टीवी हायर का, मैंने ट्विटर पे उसका रेज़ कर दिया था, तो वहाँ से हायर के ऑफिस से मेरे को मैसेज आया कि आप ये बिल बना दिया है, 9,000 रुपये में आप 50,000 की एक टीवी नहीं ले लीजिए, बस आप उसका एक 9,000 रुपये दे दीजिए बस। तो वो बिल मैंने यहाँ लोकल में दिखाया। इतना चालाक आदमी, तो सर फेक है ये, क्योंकि इसने मुझे नई वाली टीवी बेच रहा है। तो जो चीज़ आपको पसंद होती है आप उसको जस्टिफाई करते हो करने के लिए, लॉजिक देते हो करने के लिए, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती ही नहीं है, कभी नहीं होगी। अगर आप प्रोसेस ऑफ जस्टिफिकेशन को प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी मानोगे, आप बोलोगे यार मुझे मैथ्स पसंद नहीं है तो मैथ्स नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे रील्स देखना पसंद है तो मैं रील्स देख रहा हूँ, तो इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही? नहीं मैं देख रहा हूँ रील्स, पता है क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि कल मेरे 580 व्यू थे, आज 582 व्यू हैं, 2 व्यू बढ़ गए हैं, ज़रूर मैंने कोई बड़ा काम किया होगा। और अभी देख रहा हूँ 4 रील देखे मैंने, 25 मिलियन वाले 4 रील देखे, आज मैं बनाऊंगा, मेरे 2 फॉलोअर भी बढ़ गए। और इस प्रोसेस में आप फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी अलग है, प्रोसेस ऑफ जस्टिफिकेशन अलग है। कम से कम नाम तो याद हो जाएगा अब। अच्छा अब सुनिए भाई साहब, हमारे मैथमेटिशियन बोलते हैं, एक भाई साहब है उनका नाम है सिद्रे विलानी, जिनको मिला है फील्ड्स मेडल, जो कि सबसे हाईएस्ट ऑनर है मैथमेटिक्स में, नोबेल प्राइज है। ही वॉन हिज मेडल फॉर, अब सुनिए उनको मेडल किस लिए मिला, हिज प्रूफ ऑफ नॉन लीनियर लैंडाउ डैम्पिंग एंड कन्वर्जेंस टू इक्विलिब्रियम फॉर बोल्ट्जमैन इक्वेशन। समझ में आया? एक बोल्ट्जमैन इक्वेशन था, मैं फिर से पढ़ता हूँ क्योंकि मैं मेरा पढ़े नहीं बता पाऊंगा। इनको एक इनाम मिला, नोबेल प्राइज मिला, ऐसा नहीं, फील्ड्स मेडल मिला। ये उन्होंने प्रूव किया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नॉन लीनियर लैंडाउ डैम्पिंग। नॉन लीनियर समझते हैं क्या होता है? नॉन लीनियर तो सीधा नहीं होता, नॉन लीनियर टेढ़ा मेढ़ा। लैंडाउ किसी का नाम है, डैम्पिंग मतलब हाँ दबाना, ख़त्म करना, शांत करना, जैसे आवाज़ को डैम्प कर देते हैं। मैं बोल रहा हूँ आवाज़ दब गई, तो इन्होंने प्रूव किया मैथमेटिकली कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नॉन लीनियर लैंडाउ डैम्पिंग एंड कन्वर्जेंस, और कन्वर्जेंस भी होता है किस चीज़ में? टू इक्विलिब्रियम फॉर बोल्ट्जमैन इक्वेशन। जो बोल्ट्जमैन इक्वेशन है वो ये कहता है कि सब ब्रह्मांड में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो सब के सब रैंडमली एक दूसरे को लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, लेकिन उस टकराहट में देयर इज़ ऑल्सो इक्विलिब्रियम, वो सेटल भी हो रहे हैं। अभी बड़ा मुश्किल चीज़ था जिसका सोल्यूशन वो खोज रहे थे मैथमेटिकली, और अचानक से दिन उनको मिल गया, इसका आंसर उनको मिल गया। तो बोलते हैं आप मत पूछिए मुझे कैसे मिला, अगर मैं इसका कोई आंसर दे सकता हूं तो वो है इंट्यूशन। अचानक से मुझे मिल गया, जैसे आपके ओपेनहाइमर को मिल गया कि कैसे हम एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे। लाखों लोग सोच रहे हैं कि एटम्स कैसे काम करते हैं, उनको अचानक से मिल गया, कुछ देखा उससे क्लिक कर गया, अचानक से मिला। अचानक से मिला मतलब क्या? इंट्यूशन, गुड इंस्टिंक्ट और लक, ट्रायल एंड एरर। और ये तो वो फील्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा रैशनल डिसीजन काम करना चाहिए, मैथमेटिक्स की फील्ड है। आप अगर 1 2 3 4 को अच्छे से, फॉर्मूलाज को अच्छे से यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो आंसर्स मिलने चाहिए जो नेचर के मुश्किल क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसमें भी आंसर्स कैसे मिलते हैं? इंट्यूशन से। ही यूजेस इंट्यूशन टू गेस। अच्छा इसमें 2 चीज़ें बोलते हैं, ये नहीं कि खाली मेरे को आंसर बोलते हैं, मेरे को इंट्यूशन से 2 बड़े बड़े काम हुए। मेरे को राइट प्रॉब्लम मिला, मेरा इस प्रॉब्लम में इंटरेस्ट आया। अब देखिए आज की डेट में अगर कोई आदमी, आज कर खास तौर से कोई आदमी इस तरह का चैनल बनाता है जैसे ध्रुव राठी का है, तो ज़्यादा उठेगा,
कोई स्पिरिचुअल चैनल बनाता है तो उसका नहीं उठता, क्यों भाई? किस्मत की बात है, किस्मती तो है। अब ध्रुव राठी है या कोई भी न्यूज़ मीडिया का जो चैनल है, अब मैं उसमें नहीं घुसा, वो घुसे, तो ये कह रहे हैं जब मैंने ये प्रॉब्लम को लिया तो ये राइट प्रॉब्लम थी और किस्मत से मुझे उसका राइट सॉल्यूशन मिला। लेकिन जब सॉल्यूशन मिल गया, फिर जब दुनिया को मुझे प्रूव करना था, तब मैंने लॉजिक यूज़ किया। प्रॉब्लम किस्मत से मिलता है, सॉल्यूशन भी किस्मत से मिलता है, लेकिन जब दुनिया को बताते हैं वो आप किस्मत से नहीं बता सकते। आप ये नहीं बोल सकते बहुत ये प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन है, समझो। आप दुनिया को बताते हैं लॉजिक से। हम दुनिया को क्यों बताते हैं? हम इसलिए बताते हैं दुनिया को क्योंकि हम ऐसी जानवर हैं जो अकेले नहीं रह सकता। हम सोशल स्पीसीज हैं। हम जब कुछ भी करते हैं तो हम दुनिया को बताते हैं। सुनिए, वी हैव कॉन्फ्लेटेड द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रोसेस विद द फर्स्ट। जब भी हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजते हैं तो कैसे खोजते हैं? कैसे खोजते हैं भाई, बताओ फिर से। किस्मत से खोजते हैं। आप खोजते रहते हैं, खोजते रहते हैं, खोजते रहते हैं, किस्मत होगी तो मिल जाएगा। और बाद में उसको कैसे प्रूव करते हैं दूसरों को? लॉजिक से। लेकिन जब हम किसी को बताते हैं, वी हैव कॉन्फ्लेटेड, दूसरों को बताते हो तो ठीक है, हम खुद को भी जब बताते हैं तो हम ये जो लॉजिक वाला पॉइंट है वो पहले डाल देते हैं। हम बोलते हैं देखो ये जो जुनुगा मैंने पढ़ी है ना, वो मैं यही खोज ही रहा था और आज नहीं तो कल मुझे मिल ही जाती। ये लॉजिक है। हम जब भी किसी को या अपने आप को कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं तो लॉजिक पहले बताते हैं और ये भूल जाते हैं कि किस्मत से हुआ है। अगर किसी ने आपको नौकरी से निकाला तो आपका दिमाग आपको लॉजिक देता है, जॉब से जब निकालते हैं, कि मैं इस काम में अच्छा नहीं था इसलिए तो निकाला उसने, ये तो क्यों निकालता? ये लॉजिक है ना। आप ये नहीं बोल सकते किस्मत खराब थी इसलिए। We assume that the progress must appear as neat in the moment as it can be made to seem in retrospect. हमको लगता है कि जब रेट्रोस्पेक्ट में आप पीछे कोई चीज़ देखते हो तो आपको कैसे दिखाई देता है? एकदम साफ, नीट। यार पहले मैंने ये किया था, फिर ये किया था, ये किया था, लेकिन लाइफ ऐसी थी कहाँ? ये तो जब आप पास्ट देखते हैं तो मेमोरी में ढेर सारे गैप्स हैं। जो भी चीज़ें नॉर्मल हुई, डे टू डे बोरिंग चीज़ें, उसको आपने काट दिया, और जो हाईलाइटिंग चीज़ थी, चाहे अच्छी या खराब चीज़, उसको आपने देखा तो आपको सब चीज़ें नीट दिखाई देती हैं, साफ दिखाई देती हैं। जबकि लाइफ इतनी साफ थी नहीं। जब आप कल सुबह उठेंगे तो आपको पता है कि कल क्या होगा, लेकिन कोई दुर्घटना होगी, कोई खराब चीज़ होगी तो आपको याद रहेगी और आप वही चीज़ को बताओगे मेरी लाइफ में ये और ये चीज़ें हुई। बोल रहे हैं हम लोग अज्यूम करते हैं कि हम जब पास्ट में लाइफ को देखते हैं तो एकदम नीट दिखाई दे, एंड वी वांट द आइडियाज़ टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ देयर एनालिसिस इंस्टिंक्ट। और इस तरह से हम चाहते हैं फ्यूचर को भी कि जो हमारे आइडियाज़ हैं एकदम साफ साफ दिखाई दे, हमारा सक्सेस, हमारा प्रोग्रेस एकदम साफ साफ दिखाई दे। किस्मत उस्मत का रोल हम नहीं चाहते कि उसमें हो। एंड वी वांट द आइडियाज़ टू बी एज स्ट्रेट फॉरवर्ड इन देयर फॉर्मेशन एज इन देयर एनालिसिस। इंस्टिंक्ट एंड लक कैन प्ले नो पार्ट इन फाइंडिंग अ सोल्यूशन। हम अपने आप से बोलते हैं भैया इंस्टिंक्ट, हम लोग ये नहीं कभी बोलते अरे मैं हूँ ना, जिंदा हूँ तो मुझे मिल जाएगा, मुझे दर्द है तो मेरा इलाज मिलेगा, मैं खोज रहा हूँ अपना पैशन तो मुझे मिलेगा। ये नहीं बोलते हम ये बोलते हैं मिल क्यों नहीं रहा है, मुझे नहीं मिलेगा यार। जब 10 दिन से 10 महीने से नहीं हुआ तो आज भी नहीं मिलेगा। हम लॉजिक को डाल देते हैं हर वो चीज़ करने के लिए जो चीज़ लक से होती है। आप गणित से 1 2 3 4 कर सकते हो, आप गणित से अपना पैशन नहीं खोज सकते हो। आप बोलोगे मैंने ये 10 किताबें पढ़ी हैं तो उसमें मेरा क्यों नहीं मिला पैशन, मुझे पैशन मिलना चाहिए था, ये मैंने हिडन टैलेंट पढ़ लिया है, ज़ेनुगा पढ़ लिया है, सब कुछ करने के बाद मुझे एनलाइटमेंट मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है? आप लॉजिक डाल रहे हैं किस चीज़ के लिए? किस्मत के लिए। जहां पर किस्मत से काम होने वाला है आप वहां पर लॉजिक की छड़ी घुमा रहे हैं। However, the experience of discovery simply does not bear out this approach. लेकिन दोस्तों, दुनिया में जो आदमी ने जो भी डिस्कवर किया है, चाहे गरीब ने, चाहे अमीर ने, जो भी डिस्कवर किया है, वो
डिस्कवरी ये प्रोसेस नहीं काम करती। डिस्कवरी को आपके लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। आप कहो ज़िंदगी को नहीं मैं करूँगा 10 साल तपस्या कर लूँगा तो मुझे मिल जाएगा फल, नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़िंदगी को लॉजिक से कुछ लेना देना नहीं है। ज़िंदगी को नहीं, डिस्कवरी, प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी को। और ज़िंदगी को भी भाई, जब ज़िंदगी आपको गिफ्ट देती है तो आपके लॉजिक पर नहीं देती है कि मैं बहुत गरीब हूँ तो मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, मैं बहुत तपस्या कर रहा हूँ तो मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे, सबसे पहले तो आप उसको प्रॉब्लम की तरह देखिए, अपने करियर को प्रॉब्लम की तरह देखिए और उसके ऊपर रैंडम एक्सपेरिमेंट्स कीजिए। हम लोग जो जैसे मैं वीडियोस के साथ कर रहा हूँ या बुक्स पढ़ने के साथ कर रहा हूँ या आप लोग बुक पढ़ रहे हैं, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स है। इसलिए कहते हैं कि किस्मत खाली उसी का साथ देती है जो कोशिश करता है। जो आराम करता है या जो चीटिंग करता है उसको किस्मत हेल्प नहीं करती है। अच्छा, जब आप रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हो सकता है आपकी किस्मत खुल जाए, लेकिन जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं लॉजिकली वैसा नहीं होगा। अब एक घटना जो आप सबको पता है उसको और ध्यान से देखेंगे फ्रॉम माइक्रोस्कोप। WPP एक कंपनी है, उसके एनुअल रिपोर्ट में जेरेमी बुलमोर ने एक एग्जाम्पल दिया प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी के बारे में। काफ़ी बड़ी कंपनी है। वो कहते हैं आर्किमिडीज़ का बहुत फेमस एग्जाम्पल है। आर्किमिडीज़ को जानते हैं आप लोग? कौन थे? जिसने यूरेका यूरेका चिल्लाया था। हाँ, आर्किमिडीज़ ने बताया था कैसे वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। उनकी कहानी ये है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रूथ नॉनलेस। सो द स्टोरी गोज, एक राजा था हायरो II और वो टायरेंट था सिराकुस का। टायरेंट मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। ही प्रोवाइडेड हिज रेजिडेंट्स गोल्ड स्मिथ विथ गोल्ड टू मेक अ वोटाइव क्राउन फॉर टेम्पल। उसने एक मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी इच्छा पूरी हो गई तो मैं मंदिर के लिए एक क्राउन बनाऊंगा भगवान के लिए। तो उसने वहाँ का जो सुनार था उसको सोना दिया कि जाओ तुम ये गोल्ड का बनवा दो भगवान का क्राउन। लेकिन जब वो वापस आया, when it arrived he suspected the goldsmith of for having adulterated gold with silver and keeping the rest for his own purpose। जब वो वापस आया मूर्ति बना क्या मुकुट जब वापस बना के आया तो उसको लगा हो ना हो इसने चोरी किया है, इसमें सोने के साथ में थोड़ा थोड़ा चांदी मिला दिया है और उतना सोना अपने पास रख लिया अपने फ़ायदे के लिए। he charged Archimedes with the task of establishing the truth। उसने आर्किमिडीज़ को कहा तुम बड़े समझदार हो, तो बताओ इसमें कितना इसमें सही में सोना पूरा का पूरा सोना है कि कोई और चीज़ यूज़ हुई है। ही न्यू दैट स्पेसिफिक वेट ऑफ गोल्ड ऑफ कोर्स, उसको पता था वजन अगर करेंगे तो वजन से नहीं मालूम कर सकते। 1 किलो सोना प्लस चांदी, 1 किलो सोना, दोनों का वजन एक ही होगा। तो बोलता है मुझे बताओ, और वो भी इसको बिना पिघलाए, क्योंकि अगर इसको पिघला दोगे तब तो फ़ायदा नहीं है। वो भी पिघल जाएगा ना। जो मुकुट इतना खूबसूरत जो इतना अच्छा मुकुट बना हुआ है वो ख़राब हो जाएगा। तो बिना पिघलाए बताओ। अच्छा, पिघलाएंगे तो दोनों अलग अलग हो जाता है क्या? अगर आप पिघलाएंगे तो मिक्स हो जाएगा। नहीं, एक अभी आप देखिए पता चलेगा। ये जो आप कोई भी सामान बनाते हैं, गर्म करते हैं, तो मटेरियल्स अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। खैर मुझे अभी आइडिया नहीं है कि पिघलाने से क्या होगा, बट ये नहीं चाहते थे, पिघलाते तो मालूम पड़ जाता। लेकिन बिना पिघलाए, बिना इस मुकुट को ख़राब किए ये बताओ कि इसमें सोना और चांदी मिक्स्ड है या सोने सोने का बना है। पिघलाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है ना, तो अलग हो जाता है। ठीक। As Archimedes searched for a solution to the problem, Hiro's impatience began to grow। ये इंटेलेक्चुअल थे, बोलते हाँ ठीक है खोजेंगे। और जैसे मैं अपने बच्चों को काम देता हूँ तो लोग करते हैं, तो टाइम लग जाता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन, महीना भर, 2 महीना 4 महीना 6 महीना, साल 2 साल 10 साल। वो भी ऐसे ही हाँ करते हैं साहब, करते हैं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कल बताएंगे, कल खोजेंगे, कल बताएंगे। तो जैसे जैसे आर्किमिडीज़ टाइम बीतता गया, हायरो का इम्पेशेंस बढ़ता गया। कल बताएंगे अभी बता। इम्पेशेंस बढ़ गया उसका। क्वेश्चन नेवर एंटायरली लेफ्ट आर्किमिडीज़ माइंड। अब बेचारा आर्किमिडीज़ टेंशन में, मेरी शादी होने वाली है, मेरी शादी होने वाली है। मतलब उसके दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा है। ऐसा हमारे साथ भी होता है। अगर कोई प्रॉब्लम हमको प्रॉब्लम दिखाई देता है तो सोल्यूशन खोजते हैं।
कह रहे हैं वो जो क्वेश्चन था इट फॉलोड हिम इनटू द बाथ, वो क्वेश्चन 24 घंटे उसके दिमाग में चल रहा था, और जब वो बाथरूम में गया और जब वो बाथ टब में गया तब उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिख गया। कैसे दिखा? जब वो जितना बैठा तो पानी का लेवल उठ गया। किस्मत से दिखा भैया। द वाटर लेवल रोज एंड एज ही बिगैन टू लीव द बाथ द वाटर फेल। वो अंदर गया तो पानी निकला, बाहर गिरा, जब बाहर आया तो पानी वापस गया। तो उसको लगा यही सोल्यूशन है कि मुकुट को लेकर के अगर मैं पानी में डाल दूं तो जितना पानी ऊपर आया उतना ही पानी निकलेगा। अगर सोने का, अगर उतना ही वजन का सोना हो तो जितना पानी निकालेगा अगर ये भी सोने का है तो ये भी उतना ही पानी निकालेगा। अगर ये मिक्स है तो ये कम या ज़्यादा पानी निकालेगा। इसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो ये चीज़ को सॉल्यूशन मिली, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिली। और कैसे मिली? कोई लॉजिक से नहीं मिली। कैसे मिली? बाथरूम में नहाते समय किस्मत से। लेकिन जब इसने किंग को समझाया तो ये नहीं बताया कि बस किस्मत थी, मिल गया साहब, तुम 2 महीने से 4 महीने से 6 महीने से काम कर रहे हो, किस्मत से तुम मेरा क्वेश्चन का आंसर निकालोगे। नहीं, उसको पता था अगर किस्मत वर्ड बोला या कोई भी आदमी किसी को कुछ कन्विंस करना चाहता है और किस्मत बोलता है तो कोई आपकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। मैंने उनको पूछा था एक बार, हमारे अनुज को, कि यार हम लोग को खेत ले ले, तुम तो किसान हो, खेती कर लोगे? हाँ साहब। कितना पैसा आएगा? साहब हर साल इतना पैसा निकल के आएगा। पक्का थोड़ी है, तो किस्मत की बात है, कभी ज़्यादा भी निकल सकता है, कभी कम भी निकल सकता है। एज बुलमोर पुट्स इट, बुलमोर कहते हैं absolutely everything is he observed and encountered was potentially relevant to the insistent problem। जब वो इस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था तो जो भी चीज़ देख रहा था, everything he observed and encountered was potentially relevant to his insistent problem। उसके लिए जैसे आप हर जगह पर स्टोरीज खोजते रहते हैं, ऐसे ही अगर आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है तो आप हर जगह पर देखते रहो, लेकिन वो आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है, बिकॉज आपका प्रॉब्लम आपके दिमाग में चल रहा है। As if he knew that he found a means of measuring the volume of complicated solid without knowing exactly how। उसकी हालत ठीक वैसी ही थी जैसी आपकी थी पहाड़ी पर चढ़ने से पहले। आपको पता था कि ऊपर है तो नीचे से ऊपर तक जाने का रास्ता है, मैं खोज लूंगा। उसको पता नहीं था कि रास्ता कौन सा है, लेकिन उसको ये पता था कि मैं खोज लूंगा। ऐसे ही आपके पास एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन अगर आप खोजेंगे मिलेगा। वो एक स्टेट थी उसकी। Bulmer notes that we tend to frown on those who admit their debt to intuition as opposed to be to carefully planned experiment। बुलमर कहते हैं हम ऐसे लोगों पे चिढ़ते हैं ये क्या है, जो लोग अपनी सक्सेस को किस्मत के भरोसे दे देते हैं कि किस्मत की वजह से हुआ, और वहीं पर जो कहते हैं अरे हमने ये काम किया, ये मेहनत किया और उसकी वजह से रिजल्ट आया, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं हाँ ये बहुत स्मार्ट है, उसको हम रिस्पेक्ट देते हैं। He imagines how Archimedes might have retrospectively described his discovery if he were writing up to the scientific journal। और बुलमर कहते हैं हो न हो उसने प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिस्कवर किया था बाथरूम में, लेकिन उसके बाद उसने जब किंग को बताया होगा तो ऐसे बताया होगा कि मैंने सिस्टमेटिकली पहले ये पढ़ा, फिर ये किया और इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। उसकी खूब तारीफ हुई। उसने कैसे लिखा होगा आर्किमिडीज ने? आई अप्रोच दिस प्रॉब्लम रैशनली, कि मैंने इस प्रॉब्लम को बहुत दिमाग से रैशनली अप्रोच किया। सिंस द वॉल्यूम बाय डेफिनेशन इम्प्लाइज सम स्पेस ऑक्यूपाइड, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो किसी भी चीज़ का जगह कितना ऑक्यूपाई करता है वो होता है। आई रीजनड दैट स्पेस ऑक्यूपाइड विद इन लिक्विड अलाउड टू बी द मेजर, और मुझे पता है कि पानी में भी वॉल्यूम होता है। इस तरह से उसने पूरा लॉजिक दिया किंग को, तभी तो किंग इंप्रेस होगा। इट इज़ टाइम टू आस्क अनदर स्टूपिड क्वेश्चन। अब सेकेंड पार्ट है इस सीरीज़ का। इट इज़ टाइम टू आस्क अनदर स्टूपिड क्वेश्चन। देखिए हम लोग एक्चुअली स्टूपिड क्वेश्चंस नहीं पूछते, इसलिए क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस ही नहीं पूछते। हम लोग जब दुखी होते हैं तो भगवान को कंप्लेन करते हैं, आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और बाकी टाइम पर हम लोग को पता है कि हमको क्या करना है, मौज करना है। और अगर मौज नहीं कर रहे हैं तो क्या करना है? मौज करने की तैयारी करनी है, कोशिश करनी है, बट क्वेश्चंस नहीं पूछना है। जैसे हम लोग जब हिडन टैलेंट पढ़ रहे हैं या चॉइसलेस अवेयरनेस पढ़ रहे हैं तो कम से कम हम सब इकट्ठे होकर के एक
दिन में एक बार एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आखिर टैलेंट कैसे डेवलप हुआ किसी का, किसी ने किताब में क्या लिखा। तो एक स्टूपिड क्वेश्चन पूछने की अब ज़रूरत है, व्हाट इज़ रीज़न एक्चुअली फॉर, कि आखिर दुनिया में रीज़न है किस लिए। एक बार बोलिए, व्हाट इज़ रीज़न एक्चुअली फॉर। What is reason actually for? आखिर ये रीज़न को हिंदी में क्या बोलेंगे? कारण। तर्क, कारण, वजह। आखिर वजह किस लिए है? दिस में सीम एब्सर्ड बट इन एवोल्यूशनरी टर्म्स इट इज़ फार फ्रॉम ट्रिवियल। ये आपको लगेगा क्या बकवास बात पूछ रहे हैं, रीज़न इसलिए बिकॉज रीज़न होना चाहिए दुनिया में, लेकिन एवोल्यूशनरी साइकिल में, एवोल्यूशनरी टर्म्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ रीज़न फॉर, आखिर दुनिया में रीज़न किस लिए है। After all, as far as we know, every other organism in the planet survives perfectly well without such capacity. जहाँ तक ऑथर कह रहे हैं, जहाँ तक हम जानते हैं, इस दुनिया में किसी और स्पीसीज़ के पास रीज़न नहीं है, तर्क करने की, सोचने की क्षमता नहीं है। हम लोग जोड़ते हैं ना कि जब पानी को गर्म किया तो ये भी पानी को गर्म किया, दोनों ने एक ही टेम्परेचर पर गर्म हो गया, तो इसको तर्क बोलते हैं, लॉजिक बोलते हैं। इस तरह की लॉजिक किसी और जीव जंतु में नहीं, लेकिन फिर भी वो भी सर्वाइव कर रहा है। सारे जानवर जो इंसान से नीचे हैं वो सब सर्वाइव करते हैं बिना रीज़न के। इट इज़ ट्रू दैट रीज़न सीम्स टू हैव गिवन अस रिमार्केबल एडवांटेज ओवर एनिमल्स। तो ये बात सच है कि तर्क करने की क्षमता, सोचने की क्षमता हमको बाकी जानवरों से बहुत आगे रखती है, एडवांटेज देती है। And it is unlikely that we could have produced many of our technologies and cultural successes without it. और हमको ये भी पता है कि अगर हमारे पास लॉजिक नहीं होता तो हमने ढेर सारी टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरीज और हमारी सोशल कल्चरल सक्सेस, जो कल्चर में बड़ी बड़ी चीज़ें हमने की हैं, वो नहीं पॉसिबल होता। अब ट्विस्ट है कहानी में, सुनिए। ये सेंटेंस जो मतलब मुझे समझा देगा उसको आज मैं कैश इनाम 100 रुपये। अंग्रेजी का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, लेकिन मुझे आपको कायदे से समझाना है, खाली ट्रांसलेट नहीं करना है, थोड़ा सोचिएगा। बट इन एवोल्यूशनरी टर्म्स दीज मस्ट बी अ बाय प्रोडक्ट, बिकॉज एवोल्यूशन डज नॉट डू लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इन एवोल्यूशनरी टर्म, एवोल्यूशन के हिसाब से दीज मस्ट बी, ये जो लॉजिक है, दीज मस्ट बी, या जो हमारी डिस्कवरीज हैं, दीज मस्ट बी अ बाय प्रोडक्ट, पहले से ही होना चाहिए। बिकॉज एवोल्यूशन डज नॉट डू लॉन्ग टर्म प्लानिंग। कोई ट्राई करना चाहेगा? एवोल्यूशन जो है वो दूर का सोच के नहीं चलता है, हम्म। और इसकी वजह से वो जो भी चीज़ें होती हैं वो उसका रीज़न नहीं देता है, वो चीज़ें करता रहता है और जो होता है उसको चूज करता है। हम लोगों को ये लगता है कि लॉजिक की वजह से हम इतना आगे निकले हैं। नहीं, हमने जो बड़े बड़े काम किए हैं लॉजिक की वजह से नहीं किए। लॉजिक एक बाय प्रोडक्ट है, हमारी सक्सेस एक बाय प्रोडक्ट है किसी और चीज़ का। जो काम हो रहा है उसका बाय प्रोडक्ट है, वो इसी के साथ आ रहा है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? कोई भी सक्सेस या कोई भी डिस्कवरी हमको कैसे होती है, किस वजह से होती है? दो कारण था, एक तो किस्मत से और एक वो एक्सटेंट कोशिश, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो हम सब ये जो इतने समझदार स्पीसीज सर्वाइव कर गए हैं, क्यों सर्वाइव कर गए हैं? इन्हीं दो। किस्मत से। हर एक जीव जंतु बेचारा कोशिश करता रहता है, लेकिन हम ही सर्वाइव किए हैं, तो किस्मत ही भैया हमारी। और हमको लगता है ना हमारी अकल है। तो ये लॉजिक किस लिए है, सवाल अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। व्हाट इज द रीजन एक्चुअली फॉर, लॉजिक है किस लिए? लक को जस्टिफाई करने के लिए। Very good. Hence, we must look for some other reason why we have such advantage, and must also ask whether reason is designed to help us make most decisions or whether it is evolved for some other purpose. हम जो डिसीजंस लेते हैं वो हम रीज़न से नहीं लेते हैं, वो तो लेते हैं इंस्टिंक्ट से। हमारे ज़्यादातर डिसीजंस कितने भी लॉजिकली हम सोचें, लेते हैं किससे? ई और एस सेंटर से। बाद में भले पछता लेंगे, डिसाइड भी कर लेंगे कि हम कल वाला रैशनल डिसीजन लेंगे, लेकिन जब फिर डिसीजन लेना होगा तो ई और एस सेंटर से। तो आखिर रीज़न किस लिए है हमारे पास? हमारे पास रीज़न की बड़ी वो है भाई,
बहुत तिजोरी में पैसा रखा है रीज़न के नाम पे, जहाँ चाहिए फट से रीज़न डाल देते हैं, इसलिए मैंने किया काम। तो रीज़न किस लिए है? आपके पास रीज़न किस लिए है? इट इज़ ट्रू दैट वी कॉन्शियसली बिलीव आवर एक्शंस आर गाइडेड बाय रीज़न। ये बात भी सच है कि हमको लगता है कि हमारे सारे एक्शंस किससे गाइड होते हैं? रीज़न से। बट दिस डज नॉट मीन दैट दे आर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो बिलीव करते हैं वही होता है। रीज़न से हमारे डिसीजंस गाइड नहीं होते। इट मे बी सिंपली एवोल्यूशनरी एडवांटेज फॉर अस टू बिलीव दिस। ये हम लोगों को ना, हमको विश्वास करने का मन करता है। जैसे एक बच्चे को माँ से प्यार होता है। शिरीष को यहाँ लाने के लिए ऐसी लड़ाई की थी बड़ी मम्मी ने, और मैं रहता है तो रहता नहीं तो माँ के पास रहे। वो जो माँ और बेटे के बीच में जो बॉन्ड होता है वो एवोल्यूशनरी बॉन्ड है। शेरनियाँ अपनी जान दे देती हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए, शेर नहीं देते। शेर तो मार के खा जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे अंदर में रीज़न को हम ऐसे ही प्यार करते हैं। लोग रीज़न ऐसे देते हैं जैसे एक शेरनी अपने बच्चे को प्यार करती है, माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, बड़ा हमको पसंद है। हम रीज़न से कोई काम नहीं करेंगे, लॉजिक से कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन देंगे हम ज़रूर रीज़न। आखिर क्यों हमें रीज़न से इतना प्यार है? हमारे पास रीज़न है किस लिए? An astonishing possible explanation for this function of reason is, वो हम कल पढ़ेंगे। रीजन का जो फंक्शन है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? थोड़ा सा ही है लेकिन परसों तभी पढ़ लेते हैं, आज ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही है। Astonishing possible explanation for the function of reason only emerged about 10 years ago। ये 10 साल पहले, सोचिए हम इतने सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इतनी खोजें कर ली हैं, लेकिन रीज़न इंसान के पास क्यों है, इसकी खोज 10 साल पहले हुई है, और उसका नाम है द आर्ग्यूमेंटेटिव हाइपोथेसिस। किस लिए है? द आर्ग्यूमेंटेटिव हाइपोथेसिस मतलब कुछ बताने के लिए हम दे रहे हैं। suggests reason arouse in human brain not to inform our actions and beliefs but to explain and defend them to others। हम जब किसी को बताते हैं सर हमने ये फ़ोन इसलिए लिया है क्योंकि ये फ़ोन सस्ता है, इसमें मेगापिक्सल ये वो ना, इसलिए नहीं। हम अपने डिसीजन को डिफेंड करने के लिए लोगों को रीज़न लेते हैं। डिफेंड मतलब अपने डिसीजन को प्रूव करने के लिए वो सही है। हम जानते हैं वो गलत है, हमको ये भी नहीं पता कि वो क्यों है, बट हम अगर ये बोल देंगे तो हमको लोग पीछे पड़ जाएंगे, हमारी कोई बात नहीं मानेगा, इसलिए हम उसको डिफेंड करने के लिए ढेर सारे रीजंस निकालते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ एन एडेप्टेशन नेसेसिएटेड बाय आवर बीइंग अ हाईली सोशल स्पीसीज। हम इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा सोशल स्पीसीज हैं, जानवरों से ज़्यादा सोशल स्पीसीज हैं। जानवर इतनी बातचीत नहीं करते। जब कोई खतरा होता है तो जानवर चीखता है ताकि दूसरे जानवर को मालूम पड़ जाए। एक इंसान अपने दूसरे प्रजाति को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचाने के लिए ढेर सारे विचार लगाता है, दवाइयाँ खोजता है, बीमारियाँ पड़ता है, पता नहीं क्या क्या करता है। वो इसलिए क्योंकि इंसान क्या है, हाईली सोशल स्पीसीज़ है। वो बहुत बात करना है, उसको एक दूसरे से कनेक्ट करना है, सोसाइटीज़ बनानी है, ग्रुप्स बनानी है। हम सोशल स्पीसीज़ हैं, इसलिए कोई आदमी अगर सोसाइटी से कट जाता है, लोगों से कट जाता है, पर्पस से कट जाता है, तो उसको डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। अगर हम ही ऐसे लोगों के साथ रहें जिनके साथ हम बहुत प्यार मोहब्बत नहीं करते, तो धीमे धीमे हम सड़ना शुरू हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए पुराने ज़माने में भी और आज में भी जिन लोगों को बताना होता है कि तुम ठीक काम नहीं कर रहे हो, उनको वो दे देते हैं, आउटकास्ट कर देते हैं, तुम्हारे ग्रुप के नहीं हो, देश निकाला कर देते हैं। हम हैं हाईली सोशल बीइंग्स, और इसीलिए हमको रीज़न पसंद है, ताकि हम अपनी बातचीत को क्या कर सकें, जस्टिफाई कर सकें। अगर प्रतीक कहते हैं कि सर खूबसूरत लड़की से हम प्यार करना चाहते हैं, तो उसके पीछे ये लॉजिक देंगे। गरिमा को अगर ये कहना है कि मैं इस लड़के से नहीं, इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, तो उसकी लॉजिक देंगी। अदरवाइज लॉजिक नहीं देगी तो मैं समझूंगा नहीं। लॉजिक हमारा लॉयर है अपनी बात को समझाने के लिए। लॉजिक हमारा इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर क्या होता है, बोलता है भाई ये बीमारी है, इसका दवाई इसी तरीके से करना है ना। हम कोई भी चीज़ कर देंगे, उसके बाद उसको समझाने के लिए लॉजिक को यूज़ करते हैं। वी मे यूज़ रीज़न टू डिटेक्ट लाइंग इन अदर्स। हम रीज़न को और भी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। लाइंग इन अदर्स देखने के लिए कि कोई आदमी झूठ बोल रहा है कि नहीं। टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, हम सोशल बीइंग हैं यार, हम लड़ाई पसंद नहीं करते। जानवर लड़ाई कर लेंगे, हम नहीं करते, इसलिए हम रीज़न को यूज़ करते हैं टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, मतलब लड़ाइयाँ सुलझाने के लिए। टू अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल,
दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं लॉजिक, और टू एक्सप्लेन आवर एक्शंस इन रेट्रोस्पेक्ट, या हमने जो कुछ भी किया है उसको पीछे जा करके अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं लॉजिक. बट सी इट सीम्स नॉट टू प्ले द डिसिसिव रोल इन द इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग. लेकिन ऐसा लगता है कि हम जब भी कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं उसमें लॉजिक का बहुत कम रोल है. In my view, this theory has much to commend it. For one thing, it explains why individual use reasons so sparingly. इसीलिए इंसान नॉर्मली जब वो अकेला होता है तो बहुत रीज़न को यूज़ नहीं करता. अकेले होता है तो रीज़न कहाँ यूज़ करता है? आप अकेले हैं, आपके पास मोबाइल है, तो आप कोई रीज़न बुद्धि वाला काम करोगे? क्या करोगे? फिल्में देखोगे, टाइम पास करोगे, लड़ाइयाँ करोगे. सेलेक्टिवली एंड अबव ऑल सेल्फ सर्विंगली. और कभी अगर आप रीज़न यूज़ भी करोगे तो बहुत सेलेक्टिव काम के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ सर्विंगली, मतलब खुद का फायदा करने के लिए. हाँ, अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए, चाहे उसमें कितनी भी गलतियां हों. आपको दिखेगा ही नहीं कि मेरी बात गलत है. कितना भी समझदार आदमी आपके पास आके बात करे, आप बोलेंगे नहीं नहीं आप गलत हैं. आप लॉजिक को यूज़ करते हैं सेल्फ सर्विंगली, अपने नौकर की तरह. It explains why we are so good at contriving already reasons for position that we already hold. इसलिए हम जो भी बात को मानते हैं, जो पोजीशन को हम मानते हैं, उसको बचाने में इतने एक्सपर्ट हैं लॉजिक से. और for decisions we have already made, and it explains why confirmation bias which leads people to seek out and absorb only the information which supports an existing belief. इसलिए जब हम बाहर दुनिया में देखते हैं तो हमको खाली वही चीज़ें दिखाई देती है जो हम पहले से ही मानते हैं. confirmation bias. It explains adaptive preference formation, where we change our perception of reality in order to depict ourselves in better light. हम अपनी लॉजिक बदलेंगे, लेकिन तब जब हमको और अच्छे से हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं. अगर हम किसी लॉजिक पे बिलीव कर रहे हैं और दुनिया मेरे ऊपर थू थू कर रही है, तो हम अपनी लॉजिक बदल देंगे. दुनिया हमारी तारीफ करेगी, अब हम लॉजिक यूज़ करेंगे अपने आप को बेटर लाइट पे डालने के लिए. In this model, reason is not as discrete thought, the brain's science and research department function. It is brain's legal and PR department. Discrete बोलता था हम लोग इंसान लोग सोच पाते हैं इसलिए हम इंसान हैं. नहीं, कह रहे हैं इंसान, हमारा जो लॉजिक है वो रिसर्च डिपार्टमेंट, सोचने का काम हमारा रीज़न नहीं करता. ये हमारा PR डिपार्टमेंट है, लीगल डिपार्टमेंट. हमको बचाता है दूसरों से, हमको कन्विंस करने की कोशिश. PR मतलब समझते हैं ना क्या? PR मतलब अपनी इमेज बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लॉजिक. अंडरस्टैंडिंग दिस थियरी सीम्स इम्पॉर्टेंट. ये पूरी थियरी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज इट माइट हेल्प अस टू सी ह्यूमन रीज़न कैन एंड कांट डू वेल. सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा कि हमारी बुद्धि, हमारी लॉजिक क्या चीज़ें कर सकती है और क्या नहीं कर सकती. जब हम जानते हैं कि हमारे ज़्यादातर डिसीजन लॉजिक से नहीं निकलते, हम संभाल के काम करेंगे. हम दूसरों से 10 लोगों से पूछेंगे यार मुझे करना चाहिए, क्या है, सही है कि नहीं. तो आपको ये पता चलेगा कि इंसान का रीज़न क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता. एंड इट माइट ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द मिस यूज़ और ओवर यूज़ ऑफ रीज़न कैन बैकफायर. और आपको ये भी समझ में आएगा कि अगर आपने ज़्यादा रीज़न को यूज़ किया, लॉजिक देने की कोशिश की अपने लिए, तो उसे बैकफायर भी हो सकता है. आप गलतियाँ भी कर सकते हैं. Collective self-serving argument can work well when people are in possession of all pertinent facts. कह रहे हैं collective self-serving arguments can work well. Collective मतलब जब सब मिलकर के self-serving argument, एक किसी बहस पर विश्वास करते हैं तो काम कर सकता है, रीज़न काम करता है. लेकिन तब जब आपके पास सारे pertinent facts हैं, सारे ज़रूरत वाले facts हैं, मतलब which is why it works well in physical sciences. एक साइंस में जो फैक्ट है वो 100 लोग उसको मानते हैं और वो फैक्ट भी है, तो फिर उसमें लॉजिक काम करेगा. हम सब हवाई जहाज़ में जाते हैं, अभी आप पढ़ेंगे आगे चल के. इस समय धरती पर कोई भी एक ऐसा इंसान, सिंगल आदमी नहीं है, इस समय धरती पर कोई एक ऐसा सिंगल आदमी नहीं है जो जानता हो कि हवाई जहाज़ के सारे पुर्जे कैसे काम करते हैं. जो भी साइंटिस्ट हैं वो सब जानते हैं अलग अलग पुर्जे कैसे काम करते हैं, लेकिन एक ही आदमी सारे पुर्जे के बारे में नहीं जानता. लेकिन फिर भी हम सब आराम से बिना डरे हवाई जहाज़ पे बैठ के उड़ते हैं, ट्रेन में चलते हैं, कार में चलते हैं. ये है लॉजिक का फ़ायदा तब जब फैक्ट्स पता है सबको.
एक डॉक्टर के पास जाते हैं आप, उससे अपना पेट का ऑपरेशन कराते हैं, ब्रेन का ऑपरेशन कराते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर सारे फैक्ट्स पता है मेडिकल के, साइंस के, और वो फैक्ट्स भी बदलते नहीं हैं। तो लॉजिक वहाँ पर फॉलो करो जहाँ पर फैक्ट्स पता है आपको। हाउएवर इन सोशल साइंस दिस सिंपली डज नॉट अप्लाई। लेकिन जो हम लोग अपने पैशन को खोज रहे हैं, एनलाइटमेंट को खोज रहे हैं, रिलेशनशिप को खोज रहे हैं रोज़मर्रा की लाइफ में, उसको बोलते हैं सोशल साइंस। वहाँ पर लॉजिक बहुत अप्लाई नहीं करता। इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्वान्टिफाई मैनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। जो भी हमारे माइंड के ढेर सारे फैक्टर्स हैं, खुशी, दुखी, प्यार, मोहब्बत, इन सबको आप क्वान्टिफाई नहीं कर सकते। इसके लिए कोई SI यूनिट नहीं होता है। SI यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड तो सही है, इनपुट नहीं है। SI का फुल फॉर्म अरे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। हाँ इंटरनेशनल। हाँ 1 मीटर, इंडिया में भी 1 मीटर होगा, UK में भी 1 मीटर होगा, और फिनलैंड में भी 1 मीटर होगा। लेकिन मेरा प्यार तेरे प्यार से ज़्यादा प्यार है, क्योंकि वो 100 मैं तुझे 100 के बराबर प्यार करता हूँ, तू मुझे 1 के बराबर प्यार करती है। प्यार का, मोहब्बत का, या जो भी सोशल चीज़ें हैं, उसका कोई मापदंड नहीं है। इन फिजिकल साइंस कॉज एंड इफेक्ट मैप नीटली। फिजिकल साइंस में जब आप पास्ट को देखते हो तो कॉज और इफेक्ट को आप सही तरीके से साफ साफ मैप कर सकते हो। इन बिहेवियरल साइंस इट इज़ फार फ्रॉम कॉम्प्लेक्स। लेकिन जो बिहेवियरल साइंस है, जिसमें हम डिसीजंस लेते हैं, हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस खोजते हैं, पैशन खोजते हैं, वहाँ पर ये काम नहीं करता। तो अगर जैसे मैं ये कहता हूँ कि मुझको फिल्म मेकिंग करनी है, ये है सोशल साइंस वाला एरिया, लेकिन यहाँ पर आप एक ही चीज़ कर सकते हो कि जो पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो, और जब लग काम करेगी तभी। एग्जैक्टली अगर आपने एक भी दिन भूल गए कि मेरी किस्मत काम कर सकती है, इसमें दोनों चीज़ें हैं। आज आप एक वीडियो बनाते हो, कर्म करोगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट करोगे, ट्रायल एरर करोगे, और हो सकता है आपकी किस्मत खुल जाए, हो सकता है किस्मत खराब ही हो, बट वो किस्मत का फैक्टर होना चाहिए आपके पास। आप किसी बंदे से बात कर रहे हो, आप लाइफ में कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स करो, और क्या, अपनी गट फीलिंग से जाओ कि जो आपको सही लगता है वही करो। और अगर मैं कहता हूँ मैंने तो यार 10 साल से कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं हो रहा है, तो मतलब मैं लॉजिक दे रहा हूँ वहाँ पर। अगर आप 10 साल से किसी काम को कर रहे हैं और आपको वो रिजल्ट नहीं आ रहा है जो आप चाहते हैं, तो उसको एक फैक्ट की तरह देखो कि नहीं आ रहा है तो मुझे कुछ और भी करना चाहिए, मुझे अलग चीज़, एक्सपेरिमेंट इसी को बोलते हैं। आप 10 साल तक एक ही चीज़ नहीं करोगे, आप चेंज करते रहोगे, एक्सपेरिमेंट्स करते रहोगे। आप सक्सेस का रास्ता प्रॉब्लम सॉल्विंग का रास्ता है, और वो साफ सुथरा नहीं है, वो बनी हुई रोड नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान अलग है। हर एक इंसान की लाइफ हर रोज़ वो अलग तरीके से जी रहा है। अगर आपने एक किताब पढ़ ली तो आप अलग हैं, आपने 3 किताब पढ़ी तो अलग है, आपने एक किताब को बहुत अच्छे से पढ़ी, 2 बार पढ़ी, 3 बार पढ़ी, तो आप अलग हैं। लत तो दोनों तरीके से काम कर सकती है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये सोच करके आप काम करिए। जब आपको पता है कि नेगेटिव भी काम कर सकती है, तो आप रिस्क उतना ही लेंगे कि बर्बाद ना हो जाए सब कुछ। मैं चाहता हूं अपने दिमाग में से जो स्टोरीज बनती है ना कि क्यों चीज़ें हो रही हैं, क्यों नहीं हो रही हैं, उसको पहचाने कि खाली मन का एक आदमी बैठा है यहाँ पर जो चीख रहा है, बता रहा है कि ये हो रहा है, इसलिए हो रहा है, कोई लॉजिक नहीं है। और जब आप एक्सपेरिमेंट करें तो आप आराम से सोच के करें कि यार आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने चलो इस टॉपिक को समझाने के चक्कर में कौन सा वो पढ़ा, बोल्ट्जमैन इक्वेशन। मैंने चैट जीपीटी पे खोजा बोल्ट्जमैन इक्वेशन किस चीज़ के बारे में, एटम्स मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटरेक्शन होता है उसके बारे में है। मुझे सिद्रे विलानी के बारे में, फील्ड्स मेथड के बारे में, और नॉन लीनियर लैंडौ डैम्पिंग के बारे में मैंने पढ़ा। भैया आज अगर मैं मैथमेटिशियन नहीं हूँ, मैं फिजिसिस्ट नहीं हूँ, तो मुझे इन सब के बारे में कभी पता ही नहीं होना चाहिए। लेकिन आज मेरी किस्मत अच्छी है कि ये एक छोटी सी चीज़ मुझे पता चल गई, और मुझे क्या पता ऐसे ही लोगों का इंटरेस्ट जगता हो। और ये अगर मैंने इसको ऐसे ही पढ़ के छोड़ दिया होता तो अलग किस्मत होती, इसके ऊपर ध्यान से काम किया तो अलग किस्मत हुई। किस चीज़ में आप कितना इन्वॉल्व हो सकते हो वो सक्सेस के डेफिनेशन से नहीं आता है। अगर हमने पहले से डिसाइड कर लिया कि ये इसका मतलब तो सक्सेस है, इसका मतलब फेलियर है ना।
सक्सेस मतलब आज आप कितना अपनी किस्मत के साथ खेल रहे हो। अपनी किस्मत के साथ हम सब खेलते हैं ना रोज, लेकिन जो सोचता ही नहीं इसके बारे में, कुछ ट्राई नहीं करता, वो सोचता है यार मेरी किस्मत में होगा तो मिलेगा, हम अभी आराम करते हैं। आप अपनी इंस्टिंक्ट को यूज करिए, खाली आराम करने के लिए नहीं। आपकी ठीक है लाइफ में ढेर सारी बोरिंग पार्ट हैं, आप एंजॉय भी करो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक्सपेरिमेंट भी करो। आपका दरवाजा आप ही खोलेंगे और कोई नहीं खोल पाएगा। और जो आदमी नहीं खोलता फिर वो एक वैसी लाइफ जीता है, चाहे वो चोरी करे, चाहे वो मिजरेबल हो, और फिर वो उसी में जीता रहता है और अपने उसी को जस्टिफाई करता है। हमने बहुत अच्छी जिंदगी जी। अपनी लाइफ को रोज ऐसे देखो कि मैं पहाड़ी पे चढ़ रहा हूं और मुझे पता नहीं कि रास्ता क्या है, बट मुझे लगता है चढ़ जाऊंगा। जब चोटी है तो मैं चढ़ जाऊंगा, कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, मैं चढ़ जाऊंगा। जब चढ़ जाएंगे उसके बाद दुनिया को समझाएगा कैसे सर चढ़े हीरो की तरह। अभी मत समझाइए किसी को। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है, एंड प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनेशन। इसलिए दूसरों को जस्टिफाई मत करिए, दूसरों को समझाइए मत कि क्यों फेल हुए, क्यों सक्सेसफुल हुए। सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए। जैसे ये आर्किमिडीज को हुआ कि प्रॉब्लम दिमाग में चल रहा है। एक अर्जेंसी होनी चाहिए। कृष्णमूर्ति की बहुत अच्छी बुक है अर्जेंसी ऑफ चेंज। अंदर में होना चाहिए कि हाँ मुझे खोजना है, जानना है। थैंक यू, आप सब मेरे साथ रहे।